हेलो डियर फार्मासिस्ट एग्जाम एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीपे डिस्कशन सेंटर। आज हम मॉडल पेपर 5 डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलने वाले हैं। तो जरूर से कंप्लीट वीडियो वॉच करिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्पफुल रहने वाले हैं फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो दिया गया है फर्स्ट में, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज इज। हार्मोन कौन सा हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज से रिलीज होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। दिया गया है प्रोलैक्टिन, तो प्रोलैक्टिन कहाँ से रिलीज होता है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं भाई। ओके, बाइल की बात करेंगे तो बाइल रिलीज होता है कहाँ से? लीवर से रिलीज होता है। अब बात करें इंसुलिन, इंसुलिन ही है जो कि प्रोड्यूस कहाँ से होता है? पैनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है। और यदि बात करें पैनक्रियाज में और कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, तो वो है आपके ग्लूकेगॉन, ठीक है। ये इंसुलिन और ग्लूकेगॉन ही है जो कि पैनक्रियाज से रिलीज होंगे। एस्ट्रोजन की बात करेंगे तो ओवरी, ठीक है, ओवरी से ये रिलीज होते हैं। ओके, तो चलिए अब इन सारी चीज़ों का बारे में पता चल गया। अब यदि बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं, उनका मैंने आपको ट्रिक पहले ही बतला दिया है, ठीक है। तो आप मैराथन की सीरीज पूरा वॉच करिएगा, वहाँ पर आपको पिट्यूटरी की जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स है वो वहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, अब देखिए पैनक्रियाज को याद करने वाले ट्रिक, पैनक्रियाज मतलब किसी ग्लैंड से जो रिलीज होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं उनको याद करने के लिए सिंपल पिग का ट्रिक लगाइए। पी फॉर पैनक्रियाज से रिलीज होने वाले याद रहेंगे, आई से आपको इंसुलिन याद रहेगा और जी से आपको ग्लूकेगॉन याद रहेगा, ठीक है। तो पिग का ट्रिक आपको यहाँ पर लगाना होगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर मैं आपको एक पूरा इमेज दिखा देती हूँ कि कौन कौन से ग्लैंड से क्या क्या चीज़ें रिलीज होती हैं। इनको एक बार जरूर से रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड की हमने बात की थी, जहाँ से आपका ACTH रिलीज होता है और साथ ही साथ थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, ठीक है, LH, FSH, ये सारी चीज़ें, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, सभी इनसे रिलीज होती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। ओके, और जैसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड की बात करें, पीनियल ग्लैंड के बारे में हमने प्रीवियस ही अभी लेक्चर में क्वेश्चन देखा था, जो कि मेलाटोनिन से रिलेटेड था, ठीक है, जो कि स्लीप अवेक साइकिल को क्या करता है, वो सर्कैडियन रिथम को कंट्रोल करते हैं। तो ये आपका मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। अब बात करेंगे जैसे कि पैनक्रियाज से हम लोग बात कर लिए, पैनक्रियाज से होता है आपका इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। ओके, और बच्चा आपका यदि हम बात करें गोनेड्स से, तो जैसे टेस्टिस से आपका होता है क्या? एंड्रोजन्स है, और ओवरी से मैंने आपको बतलाया ही अभी कि क्या होता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ओवरी से ही रिलीज होते हैं। तो इनको एक बार जरूर से आप देख जाइएगा, ठीक है। और हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन को क्या कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि यही सारे और हार्मोन के रिलीजिंग कंट्रोल को वो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन इज। इंसुलिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, किस रूट से हम लेते हैं? आप देखा भी होगा, ठीक है, जिन किसी पेशेंट को डायबिटीज़ जैसी कंडीशन होती है तो वो इंसुलिन प्रीफर करते हैं, तो उनको कौन से रूट से लेना पड़ता है? तो वो जनरली क्या करते हैं, अपने स्टमक के स्किन को क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, थोड़ा बल्ब बनाते हैं उसमें, उसके बाद क्या करते हैं, वो इंजेक्शन सेल्फ इंजेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा रूट है? वो है सबक्यूटेनियस रूट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबक्यूटेनियस होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से इमेज मैं आपको बतला रही थी कि स्टमक में क्या किया जाता है, इस प्रकार से छोटा सा अपने स्किन को ऊपर उठाने से इस प्रकार से बल्ब बन जाएगा और यहाँ पर सबक्यूटेनियस लेयर देन ऊपर हो जाएगा और वहीं पर इंजेक्शन कर सकते हैं। तो ये एक इजी एडमिनिस्ट्रेशन रूट हो जाता है इंसुलिन का, सबक्यूटेनियस रूट। ओके, देखिए चलिए नेक्स्ट चलेंगे आप। लेफ्लुनोमाइड इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। लेफ्लुनोमाइड को कौन सी डिसीज डिसऑर्डर में यूज किया जाता है? ऑप्शन है रूमेटाइड आर्थराइटिस, बोनी मेटास्टेसिस, डर्मेटोमायोसिस्टिस एंड पोस्ट मेनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, चलिए तो ये जो लेफ्लुनोमाइड है उनका हम लोग यूज़ करते हैं, जो आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसे हम रूमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं। ये यहाँ पर क्या होता है, और ये भी देखिए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मीन्स जो हमारे खुद के ही सेल हैं वो क्या है, देखिए जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, जो एंटीजन आते हैं उनसे क्या करता है, हमारे जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, वो हमारी आर्मी सिस्टम है। पर जो ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर है उसमें क्या होता है, हमारे खुद के ही सेल हमारे ही सेल को क्या करने लगेंगे, एज अ इनेमी समझकर उन्हें किल करने लगेंगे। तो ऐसा ही कंडीशन कुछ रूमेटाइड आर्थराइटिस में होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे मसल्स हैं वही क्या करने लग जाते हैं, जो हमारी टिश्यू है मसल्स को ही क्या करने लग जाएंगे, यहाँ पर
उनको इनहिबिट करने लग जाएंगी। इट मीन्स यहाँ पर उनको रोकने लग जाएंगी, टिश्यू को डैमेज करने लग जाएंगी, ठीक है। तो उसी कंडीशन को हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, जो कि क्या है, ल्यूफ्लेनोमाइड यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये क्या है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह एक्ट ये करते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइब्यूराइड इज आल्सो कॉल्ड एज, देखो ये ग्लाइब्यूराइड क्या है, ये सारे एंटी डायबिटिक ड्रग के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इनको साथ ही साथ और क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इनको ग्लाइब्यूराइड जो दिया गया उनको ग्लाइबेंक्लामाइड भी हम कहते हैं, ओके। इसका शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं जो कि है आपका ग्लाइब्यूराइड, ओके, जो कि है क्या आपका ग्लाइब्यूराइड कहते हैं। किसको कहेंगे, जो लॉन्ग नाम आप देख पाएंगे इतना लंबा से लिखा हुआ है ग्लाइबेंक्लामाइड, उसी को इस शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कह देते हैं, समझ लीजिए उसी का ही नाम है ग्लिब्यूराइड कहा जाता है। और ये सारे कहाँ यूज होते हैं, डायबिटीज के कंडीशन में, टाइप 2 डायबिटीज में इनको यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, सेंट्रली एक्टिंग कफ सुप्रेजेंट। सेंट्रली एक्टिंग कफ सुप्रेजेंट क्या है, अब देखिए सेंट्रली एक्टिंग कफ सुप्रेसेंट मीन्स क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, कफिंग को इनहिबिट करते हैं। मतलब जितने ज़्यादा कफिंग हो रहा है, जैसे आपने सूखी खांसी में देखा होगा बहुत ज़्यादा कफिंग होते रहती है, तो यहाँ पर क्या होता है, सीएनएस में एक सेंटर है, ठीक है, कफ सेंटर हमारा, फिर उसको क्या किया जाता है, ये जो आपका कफ सेंटर सुप्रेजेंट है, ऐसे सब्सटेंस है जो क्या करेंगे, उनको जो कफ सेंटर उनको सुप्रेस करेंगे जिससे कफिंग ना हो, ठीक है। कफिंग को इनहिबिट कर रहे हैं, समझ लीजिए उनको क्या करते हैं, सुप्रेस करते हैं कि भाई अब कफिंग नहीं होना है, नहीं करो, ओके, इंपल्स भेजते हैं, समझ लीजिए। तो ये ऐसे सब्सटेंस है जो कफ सेंटर को सुप्रेस करेंगे जिससे कि कफिंग ना हो। तो वो कौन से हैं, देखिए मैंने आपको और प्रीवियस क्लास में जो अस्थमा के ट्रीटमेंट और कफ के ट्रीटमेंट में जितने भी मेडिसिन यूज होते हैं उनका क्लासिफिकेशन ट्रिक के थ्रू बतलाया भी है, ठीक है। तो यहाँ पर एम्ब्रोक्सोल दिया है, कोडिन दिया गया है, ब्रोमहेक्सिन दिया गया है। तो आपको एम्ब्रोक्सोल और ब्रोमहेक्सिन देखकर ये याद आ रहा होगा कि मैम ने क्या बतलाया है, इन दोनों ड्रग ऐसे ड्रग हैं जो कि क्या है आपके ये यूज होते हैं एक्सपेक्टोरेंट की तरह, बतलाया है मैंने आपको, ए बी करके याद रखिएगा। एम्ब्रोक्सोल और ब्रोमहेक्सिन एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट क्या करते हैं, ये आपके सेक्रेशन को और इंक्रीज करें, मीन्स क्या करेंगे, एक्सपेल आउट करते हैं अपने बॉडी से, जो म्यूकस है उनको एक्सपेल आउट करते हैं, इनकी विस्कोसिटी को कम करके, ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट्स। अब बचा क्या आपका कोडिन, तो कोडिन ही है, क्या कराता है ये कोडिन आपका क्या है, ओपियोइड होते हैं, ठीक है। ओपियोइड यहाँ पर टाइप की ड्रग होते हैं जो कि क्या करेंगे, ये कफ सेंटर को सुप्रेस करते हैं, जो कोडिन्स हैं, ओके। चलिए एक बार मैं आपको और फिर से ये चीज़ें रिवाइज करा दूं जो इनकी क्लासिफिकेशन है। ये ओपियोइड है, ये मैंने बतला दिया, ठीक है। एंटीटसिव भी इनको कहते हैं हम लोग, कफ सेंटर सुप्रेजेंट को एंटीटसिव ही कहा जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, कफ सेंटर सुप्रेजेंट को क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टोरेंट दे दिया जाएगा, म्यूकोलाइटिक दे दिया जाएगा, सेक्रेशन एनहांसर दे दिया जाएगा, और हो सकता है फिर एंटीटसिव दे दिया जाए। तो आपको इसमें आंसर आइडेंटिफाई करना होगा, इसलिए ये सारी चीज़ों से टर्म से आपको जानना चाहिए कि किसे क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए इनका क्लासिफिकेशन का ट्रिक मैंने आपको बतला ही दिया है प्रीवियस क्लास में, अभी आपको क्विक फास्ट रिवीजन करते जाना है। नेक्स्ट है लोकल एनेस्थेटिक ऑफ चॉइस फॉर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया इन लेबर इज, तो लेबर जब कभी भी डिलीवरी वगैरह होने वाली होती है तो क्या किया जाता है, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया वहाँ पर दिया जाता है जिससे कि जो पेन है वो क्या हो सके, कम हो सके। तो मेनली जो यहाँ पे सरफेस होता है, ठीक है, ये आपकी जो स्पाइनल, ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे दिया जाता है मेनली जो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया है लेबर के टाइम में। तो कौन सा एनाल्जेसिया है, वो है आपका रोपी वेकेन, ठीक है। रोपी वेकेन को दिया जाता है जब कभी लेबर की या फिर लेबर होने के बाद जो पेन है उसको, ठीक है, क्या करने के लिए, कम करने के लिए, मेनली रिलीफ से, पेन से रिलीफ के लिए किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव या फिर लेबर पेन से रिलीफ के लिए इनको हम करते हैं, और इसको मेनली किया जाता है यूज क्योंकि ये लेस कार्डियोटोनिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक यूज एज ब्रोंकोडाइलेटर इज, ब्रोंकोडाइलेटर की तरह यूज होने वाले एंटीकोलिनर्जिक कौन है, ठीक है। मैंने आपको क्या बतलाया था, एक ब्रोंकोडाइलेटर ऐसा बतलाया था जो कि क्या है, जो बीटा से एक्ट करते हैं, ठीक है। और क्या बतलाया था, कैसे याद रखना है, सलमान वाली ट्रिक दिया था, ठीक है, जो जिसमें सलमान और आपका टर्ब्यूटालिन दोनों ही आ जा रहा था, साल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालिन, सलमान वाली ट्रिक से। अब बचा आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, इसको आपको IT करके याद रखना होगा, ठीक है। I फॉर आपको याद रखना है इप्राट्रोपियम, और T से ट्रायोट्रोपियम को याद रखिएगा, ठीक है। जितने भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जो ब्रोंकोडाइलेटर की तरह एक्ट होते हैं वो है आपका इप्राट्रोपियम
और ट्रायोट्रोपियम होते हैं। ठीक है, पिलोकार्पिन हम जानते हैं ग्लूकोमा में यूज होता है। प्राजोसिन आपका क्या है, चलिए इसको आपको कमेंट करना है। ठीक है, प्राजोसिन किस तरीके से एक्ट करता है ये आपको रिवाइज करना है। चलिए यहाँ पर आपको यही ड्रग बचा है, साल्ब्यूटामॉल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, इसका कमेंट आप खुद ही करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया था, इप्राट्रोपियम ट्रायोट्रोपियम ये यूज होते हैं। क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जो कि ब्रोंकियल अस्थमा की जैसी कंडीशन में ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। नेक्स्ट है टिक द एंटीबायोटिक फॉर कैंसर कीमोथेरेपी। कैंसर कीमोथेरेपी में यूज होने वाले ऐसा कौन सा क्या है, एंटीबायोटिक की बात करें। बहुत से ड्रग हमने देखे थे, ट्रिक भी देखा था, क्या क्या का देख लिया हमने, पायरिडीन पाइपरिडीन का हमने मॉडल पेपर 4 में ही देखा है। ठीक है, देन साथ ही साथ हमने फर्स्ट में मॉडल पेपर फर्स्ट में एल्किलेटिंग एजेंट का ट्रिक देखा था। तो सारे ऑलमोस्ट हो गए थे हमारे ट्रिक से याद। अब क्या बचे हमारे जो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि एंटी कैंसर में यूज होते हैं इनके। ठीक है, तो वो कौन से ड्रग हैं, तो यहाँ पर दिया गया सिटाराबिन, तो सिटाराबिन तो पायरिडीन में आ जाता है। ठीक है, पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट में आता है सिटाराबिन। ठीक है, दिया गया है क्या, डॉक्सोरुबिसिन, जेंटामाइसिन और एटोपोसाइड। तो एटोपोसाइड आपको क्या है, टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर है ना। तो अब बचा क्या आपको, डॉक्सोरुबिसिन। तो यही क्या है, ये आपका एंटी कैंसर की तरह यूज होता है जो आपका एंटीबायोटिक डॉक्सोरुबिसिन। ठीक है, तो जितने भी एंटीबायोटिक यूज होते हैं हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट में वो क्या हो जाएगा, जैसे कि डॉक्सोरुबिसिन की देख लिया आपने बात, एक्विनोमाइसिन डी है वो यूज होता है। कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग का मैं आपको बता दे रही हूँ, उसको याद ही रखिए, पूछा जाता है। डोनोरुबिसिन है, मिटोमाइसिन है, ठीक है, ब्लियोमाइसिन है, इनको पूछ लिया जाता है, तो इनको याद रखिएगा आप लोग। ओके, फिर सारे क्लासिफिकेशन हमने एक बार देख ही लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। अ पेशेंट हैविंग ओबेसिटी रिक्वायर्स विच टाइप ऑफ डोज। ठीक है, जिनको ओबेसिटी है मीन्स मोटापा है उनको तो किस टाइप का डोज लगेगा, नॉर्मल साइज, नॉर्मल डोज, लार्ज डोज, रिड्यूस्ड डोज कह सकते हैं, नॉन ऑफ द अबो। तो देखिए अब जो इंसान मोटा है बहुत, ठीक है, मीन्स ओबेसिटी है, तो उनको कैसा डोज देना चाहिए। ठीक है, ये बात है, तो कॉमन से ही सेंस से कह सकते हैं, क्योंकि जो आपका डोज का कैलकुलेशन है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी किया जाता है। तो जितना ज़्यादा बॉडी वेट होगा वैसे ही लार्ज डोज भी होता है। ठीक है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग यदि हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो जितना ज़्यादा क्या होगा आपका बॉडी का वेट होगा तो लार्ज डोज देना होगा, क्योंकि यहाँ पर बॉडी वेट से क्या किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है डोजिंग का। नेक्स्ट है एसिटाजोलामाइड एक्ट एट विच साइट ऑफ नेफ्रॉन। एसिटाजोलामाइड कौन से साइट में एक्ट करता है। ठीक है, ये क्या है, डायूरेटिक ड्रग है। डायूरेटिक के बारे में मैंने आपको बताया है। ओके, इनके लिए भी मैंने ट्रिक आपको बता दिया है। आप यदि कंप्लीटली यदि सच कहें तो आप कंप्लीटली यदि मॉडल पेपर ही देख जाते हैं तो उसमें बहुत से ट्रिक आपको मिल जाएंगे क्लासिफिकेशन के, जो कि आपको याद रहने वाले हैं। ठीक है, अब एसिटाजोलामाइड की बात करेंगे तो ये क्या होता है, ये एसिटाजोलामाइड आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ये होते हैं। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ये होते हैं और ये एक्ट कहाँ करते हैं, तो ये करेंगे प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये एक्ट करते हैं। ठीक है, और कहाँ ये क्या इनहिबिट करेंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए, एसिटाजोलामाइड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ओके, और ये क्या होते हैं, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, हमने हाई एफिशिएंसी वाला एफिकेसी पढ़ा, मीडियम एफिकेसी पढ़ा, और ये क्या होते हैं, लो एफिकेसी ड्रग में आते हैं जो एसिटाजोलामाइड्स होती है। ठीक है, साथ ही साथ स्पैनोलेक्टॉन वगैरह भी लो एफिशिएंसी वाले ड्रग में, एफिकेसी वाले ड्रग में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एंजाइम्स इज ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। इट मीन्स ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर कौन से हैं ये पूछा गया है। ओके, चलिए, तो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो हैं और क्या कहें, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम है, क्या वर्क करता है, तो ये यूरिक एसिड जो है वो बनते हैं, तो इनमें क्या है, ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में, जैसे हाइपोज़ैंथिन। एक आप लोग फ्लो चार्ट याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, ये हो गया हाइपोज़ैंथिन। फिर यहाँ पर काम करेगा कौन सा, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम, तो क्या बना आपका ज़ैंथिन। ठीक है, फिर उसके बाद काम करेगा आपका ज़ैंथिन ऑक्सीडेज, उसके बाद क्या आपका बनेगा यूरिक एसिड। ओके, तो यही यूरिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। तो इसी ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को एलोप्यूरिनॉल क्या कर देता है, इनहिबिट करता है, जिससे कि यूरिक एसिड का प्रोडक्शन है वो क्या होगा, इनहिबिट होता है। ठीक है, तो एलोप्यूरिनॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हाइपोज़ैंथिन, ज़ैंथिन बना।
ओके, जैंथीन के बाद ही यूरिक एसिड बनती हैं। तो ये जो यूरिक एसिड बनने के प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है, जैंथीन ऑक्सीडेज इन्वॉल्व होता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड बनता है। तो यूरिक एसिड को यदि कम करना है हमें फॉर्मेशन से, तब हमें क्या करना होगा, एलोप्यूरिनॉल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर करना होगा। एलोप्यूरिनॉल ड्रग यूज़ किया जाता है जैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ दिस इज एन एंटी कैंसर ड्रग। फिर से एंटी कैंसर ड्रग का आ गया, क्योंकि एंटी कैंसर ड्रग इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए ये ड्रग को जरूर से याद रखिएगा। टिकारसिलिन, टिगेसाइक्लिन दिया गया है, टिकोप्लानिन दिया गया है और कार्बोप्लांटिन दिया गया है। तो क्या क्या होते हैं भाई, ऑप्शन ही चलिए देखते जाते हैं। टिकारसिलिन दिया है, ठीक है, टिकारसिलिन कौन से ड्रग के अंदर आते हैं ये याद रखिए। तो टिकारसिलिन मेनली क्या है, पेनिसिलिन है। ठीक है, जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम वाले जो पेनिसिलिन होते हैं उनकी एग्जाम्पल है टिकारसिलिन। ओके, अब देखिए टिगेसाइक्लिन दिया गया, तो साइक्लिन से आपको टेट्रासाइक्लिन कुछ याद आ रहा है, तो ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन के ही डेरिवेटिव होते हैं। ये भी क्या है, एंटीबायोटिक है आपके। टायोकोप्लानिन, ठीक है, टिकोप्लानिन कह सकते हैं, ये क्या होते हैं, आपको ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक होती हैं। ठीक है, ग्लाइकोपेप्टाइड ये भी एंटीबायोटिक ही होते हैं। तो बच्चे क्या हमारे, कार्बोप्लांटिन। अब प्लांटिन से ये याद रखिए, ये क्या है, प्लेटिनम कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्स की तरह यूज होती है। ओके, प्लेटिनम कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्स की तरह जितने भी प्लांटिन ड्रग हैं वो यूज किया जाता है। कार्बोप्लांटिन जिसका एक एग्जाम्पल है, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये भी एक एंटी कैंसर की क्या है, क्लास है, जो कि आपका कार्बोप्लांटिन होते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्लेटिनम कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्स, जितने भी प्लेटिनम कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्स होंगे उसमें प्लांटिन होगा एंड में। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। टेमोक्सिफेन देखिए क्या होगा, टेमोक्सिफेन एंटी प्रोजेस्टिन, एंटी एंड्रोजन, एंटी एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। तो क्या होगा भाई करेक्ट आंसर, टेमोक्सिफेन किस लिए यूज़ किया जाता है, ये एक प्रकार का एंटी एस्ट्रोजन है। ठीक है, कौन सा ड्रग है, टेमोक्सिफेन एंटी एस्ट्रोजन है, जिनका वर्क करने का स्टाइल बहुत ही अच्छा है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये क्या है, आपके एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। ये रिसेप्टर को मॉड्यूलेट करके जो आपका ये फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में आपने देखा भी होगा जब आपने ANS पढ़ा था। ये क्या करते हैं, मॉड्यूलेट होकर इनको रिलीज को बल्कि बढ़ाएंगे, जिससे कि एक फीडबैक एक्ट करेगा कि बहुत ज़्यादा रिलीज हो चुका है, तो यहाँ पर फिर एस्ट्रोजन रिलीज होना बंद हो जाएगा या प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से काम करते हैं टेमोक्सिफेन, जो कि एक प्रकार का एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। ओके, नेक्स्ट है टिक द ड्रग यूज एज एन ओरल एंटीकोगुलेंट। अब देखिए ओरल एंटीकोगुलेंट हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है। तो यदि हम पहले बात करें इंट्रावीनस, तो इंट्रावीनस के रूप में हम लोग मतलब इंट्रावीनस इट मीन पेरेंट्रल। ओके, पेरेंट्रल के रूप में हम किसको लेते हैं, हिपैरिन को। ओके, हिपैरिन को पेरेंट्रल के रूप में लेते हैं ना, तो हिपैरिन के जितने भी डेरिवेटिव है उनको भी तो पेरेंट्रल में लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे हिपैरिन तो आपका पेरेंट्रल है। अब देखिए पैरिन जो लिखा है वो हिपैरिन के ही डेरिवेटिव है, और इनको भी हम पेरेंट्रल रूट से लेंगे, तो बचा क्या हमारा डाइक्यूमेरॉल। ठीक है, तो डाइक्यूमेरॉल को ओरल लेते हैं, और ये सारे क्या है, एंटीकोगुलेंट की तरह ही यूज में आते हैं। तो ओरल की बात करेंगे तो डाइक्यूमेरॉल, वारफरिन, ये सारे क्या है आपके ओरल एंटीकोगुलेंट होते हैं। और इम्पॉर्टेंट ड्रग की बात करें, डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर की यदि हम बात करें तो वो होता है आपका रिवाक्साबेन। आपको याद रखना है, कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ पर मैं ट्रिक आपको बतला देती हूँ। जाबेन, ठीक है, तो रिवोरोक्साबेन और एपिक्साबेन, तो बैन करके आपको याद रखना है, जो कि क्या है आपका 10A इनहिबिटर रहने वाला है, डायरेक्ट 10A इनहिबिटर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीजन इज रिलेटेड टू कैनाबिस। ओके, जो आपका अब देखिए यहाँ पर कैनाबिस से क्वेश्चन है। कैनाबिस अब सोचेंगे आप फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन तो है नहीं, फार्माकोग्नोसी का है, पर देखिए आपने जरूर से CNS वाले पार्ट में पढ़ा होगा कैनाबिस ड्रग को। ठीक है, तो कैनाबिस ड्रग से क्या ऑब्टेन होता है, यहाँ पर जैसे हीरोइन दिया गया है, क्रैक दिया गया, हसीस। ठीक है, तो ये जो कैनाबिस है उसको हस भी कहा जाता है, और इससे हम हसीस ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, हसीस, इसी से ऑब्टेन किया जाता है कैनाबिस से। ओके, कैनाबिस प्लांट आप देख सकते हैं इस प्रकार से होता है। कैनाबिस का प्लांट
ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये मेनली रेजिन होते हैं, ओलियो रेजिन के अंदर आते हैं। ओके, और इनके ट्राइकोम्स में मेनली होता है ये हसीस जो है, जो नारकोटिक होते हैं वो इनके ट्राइकोम में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट चलेंगे, अब यहाँ तक फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन था। अब हम लोग कुछ HCP के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि दिया है कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफेक्ट। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है मेनली हमारे आई में, तो वो किसके कारण होता है। जैसे दिया कोन है, रॉड एंड कॉन एंड रोडोप्सिन दिया गया है। तो जो रोडोप्सिन होता है इसी में पिगमेंटेशन होता है, मीन्स यही कलर डिटेक्ट कर पाता है। तो रोडोप्सिन में ही कोई डिफेक्ट हो जाता है जिसके कारण क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा। ठीक है, क्योंकि क्रोमोफोर प्रेजेंट होता है किसमें, आपका रोडोप्सिन में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन्हीं का फंक्शन है क्या करना, एनालाइज करना कलर्स को। तो यहाँ पर यदि क्या हुआ, यदि रोडोप्सिन में कोई डिफेक्ट हुआ तभी जाकर कलर ब्लाइंडनेस होता है। नेक्स्ट है हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ, दिया गया है फिजिकल, मेंटल, सोशल कंडीशन ऑफ फ्री फ्रॉम डिसीज, सोशल बिगनेस और इकोनॉमिक वेलबींग। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, ये समझ आ गया होगा आपको। बट यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न कहाँ पर हो रही होगी, कन्फ्यूज़न हो रही होगी आपको ज़रूर से फिजिकल, मेंटल, सोशल और कंडीशन फ्री फ्रॉम डिसीज़ में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें हेल्थ, एक अच्छा हेल्थ किसे कहेंगे हम लोग, जब फिजिकली, मेंटली और सोशली आप बहुत ही अच्छे हों तभी जाकर उसको हम क्या कहेंगे, एक अच्छा हेल्थ कहेंगे। ये हो गया। जैसे कि अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन इस ऑप्शन में थी तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। यदि दिया गया है कंडीशन फ्री फ्रॉम डिसीज जैसे, तो चलिए उनको कोई भी डिसीज तो नहीं है पर मेंटली वो शांत नहीं है या सोशली वो अच्छे से नहीं है, तो क्या वो हेल्दी कहलाएंगे? नहीं। जब एक अच्छा हेल्दी पर्सन तभी कहलाएगा जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली अच्छा मतलब वेल बिंगनेस, उनकी कोई भी अच्छी कंडीशन सभी हो तभी उसको हम कहेंगे। ठीक है, तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल सभी प्रकार से उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए तभी एक कंप्लीट हेल्थ का डेफिनेशन हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है इन जनरल विच फूड आर कंसाइडर्ड टू बी हाई इन विटामिन के एंड शुड बी अवॉइडेड इन लार्ज अमाउंट व्हेन ऑन वारफेरिन डोज। यदि हम वारफेरिन का डोज ले रहे हैं, वारफेरिन क्या है, ये हमारे वारफेरिन क्या होते हैं, एंटीकोगुलेंट होते हैं हमारे वारफेरिन। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जब वारफेरिन ले रहे हैं तब हमें जो विटामिन के वाले ड्रग है उन्हें नहीं लेना होगा। क्यों नहीं लेना होगा? क्योंकि ये विटामिन के है, क्या होते हैं, ये कोगुलेंट है। ठीक है, तो हम लोग कोगुलेंट नहीं ले पाएंगे। जब हम एंटीकोगुलेंट, जब ऑलरेडी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमारा चल रहा है एंटीकोगुलेंट, तो हमें जो विटामिन के है ऐसे वाले जो प्लांट मतलब कि जो फूड होते हैं जिनसे विटामिन के हमें ऑब्टेन हो उन्हें हमें अवॉइड करना होगा। तो विटामिन के किस में प्रेजेंट होता है, मेनली जैसे कि आपने देखा होगा पालक। ठीक है, जितने भी हरी पत्तियों वाली जो सब्जियां होती हैं उसमें पालक पाया जाता है, जैसे कि जिसमें विटामिन के पाया जाता है, जैसे कि पालक ही कह लीजिए। तो ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल होते हैं उनमें विटामिन के बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जब हम वारफेरिन लेते हैं हाई डोज में तब इन्हें हमें अवॉइड करना होता है। ओके, चलिए, जैसे कि मैंने पालक के बारे में आपको बतला ही दिया, और साथ ही साथ जितने भी जो ग्रीन लीफी जितने भी आपके प्लांट वेजिटेबल हैं उनको यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। ओके, चलिए, नेक्स्ट है कॉन्जेनिटल डिसीज इज, कॉन्जेनिटल डिसीज किसे कहेंगे? ओके, यहाँ पर ऑप्शन है डिसीज प्रेजेंट आफ्टर बर्थ, ठीक है, और डिसीज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ठीक है, डिसीज दैट स्प्रेड वन इंडिविजुअल टू अनदर, डिसीज दैट अकर ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ठीक है, अब देखिए जो कॉन्जेनिटल डिसीज है वो क्या होता है, जब जो आपका बेबी है, ठीक है, बेबी जब स्टमक में ही है, ओके, तो इसी दरमियान जब हो जाता है कोई डिसीज उसको हम क्या कहते हैं, उसको कॉन्जेनिटल डिसीज कहा जाता है। ओके, मीन्स यहाँ पर फ्रॉम बर्थ होगा, डिसीज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ठीक है, जब वो बर्थ ले रहा है बेबी उसी के साथ उसे डिसीज ही है तब उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जेनिटल डिसीज कहा जाता है। ये टर्म आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डिसीज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। तो साथ ही जैसे कि कोई इसका स्ट्रक्चरल, फंक्शनल ऐसे कुछ डिसीज हो गए। ओके, जब कभी भी जब क्या है, जब बेबी स्टमक में ही है तभी क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं कॉन्जेनिटल डिसीज कहेंगे या डिसीज
फ्रॉम बर्थ ही कहेंगे, ठीक है, बर्थ डिफेक्ट भी इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, अब कुछ फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फॉरहेड्स रिएजेंट, फॉरहेड्स रिएजेंट की कंपोजिशन क्या होती है और किसके लिए ये यूज़ किया जाता है। तो ये जो आपके फॉरहेड्स रिएजेंट है वो इमेटिन के लिए यूज़ किया जाता है, इपिकाक से ये जो ऑब्टेन होता है, जिसमें कंपोजिशन क्या यूज़ करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और सोडियम मोलिबडेट यहाँ पर यूज़ किया जाता है। किसे आइडेंटिफाई करने के लिए, इपिकेक से ऑब्टेन होने वाले जो ड्रग है उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। देखिए ये इमेटिन जो इनको यूज़ करने के लिए किया जाता है, और जो आपके जितने भी ऑप्शन दिए हैं जैसे कि ग्लाइसियल एसिटिक एसिड हो गया, ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा टैनिन के भी लिए भी यूज़ में आती हैं। ओके, चलिए अब मैं आपको बताई हुई भी हूँ लिग्निन के लिए, ठीक है। लिग्निन का टेस्ट जरूर से पूछा जाता है, फ्लोरोग्लिसरॉल सॉल्यूशन जहाँ पर यूज़ हम करते हैं लिग्निन का, आप लोग जरूर से एक बार देख जाइएगा, ये पूछा जाता है। ओके, फ्लोरोग्लिसरॉल सॉल्यूशन जहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द लीफ ऑफ डिजिटलिस पर्प्यूरिया आर ड्राइड इमीडिएटली आफ्टर कलेक्शन, ठीक है। डिजिटलिस पर्प्यूरिया मीन्स डिजिटलिस, ठीक है, जिसे हम डिजिटलिस जो प्लांट है जो कि कार्डियोटॉनिक की तरह यूज़ में आता है, तो इसे जब हम कलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं तो इनको जो कुछ टॉक्सिक एंजाइम है उनको हमें क्या करना पड़ता है, उनसे क्या हो जाए, वो डिग्रेडेट ना हो पाए, ठीक है। जो हमारे काम के एंजाइम है वो डिग्रेडेट ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इमीडिएटली उन्हें क्या करना पड़ेगा, बिलो 60 डिग्री सेल्सियस से उनको ड्राई हमें करना पड़ता है, ताकि उनका जो डिटेरियोरेशन है वो ना हो जाए, ठीक है। तो इनको हमें ड्राई करना है बिलो 60 डिग्री सेल्सियस। ज़्यादा हम जो टेम्परेचर है उसे 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, जो हमारा मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या होने लगेगा, डिटेरियोरेट होने लगेगा, ठीक है। इसीलिए हमें बिलो 60 डिग्री सेल्सियस इनको क्या करना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है। देखिए डिजिटलिस बहुत ही अच्छा यहाँ पर नज़र आता है, देख पाएंगे बहुत सुंदर सा ये प्लांट होता है जो कि कार्डियोटॉनिक एक्टिविटी रखता है, ठीक है। डिजिटलिस पर्प्यूरिया, डिजिटलिस लैनाटा से ऑब्टेन से हम करते हैं। अब देखिए सेलेक्ट द व्रॉन्ग मैच, हमें व्रॉन्ग मैच को आइडेंटिफाई करना है। वैसे ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा, कुछ ये कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चन जैसे हैं, ठीक है। यहाँ पर किलर किलानी टेस्ट जो दिया हुआ है उससे ये आइडेंटिफाई हो रहा होगा कि हाँ भाई कोग्नोसी का भी क्वेश्चन है ना। किलर किलानी टेस्ट जो कि किया जाता है डीऑक्सी शुगर के लिए, हाँ किया जाता है, तो ये तो करेक्ट है। फेलिंग सॉल्यूशन मैनोज दिया गया है, ओसाजोन टेस्ट सुक्रोज दिया गया है, और सेलिमिनॉफ टेस्ट, तो सेलिमिनॉफ टेस्ट कीटोन के लिए ही करते हैं, बट हमें व्रॉन्ग चूज करना है तो आपका ओसाजोन टेस्ट हो जाएगा जो कि दिया गया है शुगर के लिए, है ना, क्योंकि हम ओसाजोन टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए सेलिमिनॉफ किसके लिए किया जाता है, कीटोस के लिए किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। किलर किलानी टेस्ट डीऑक्सी शुगर के लिए किया जाता है। फेलिंग टेस्ट हम एल्डिहाइड ग्रुप के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ओसाजोन टेस्ट के बारे में मैंने आपको बतला ही दिया। नेक्स्ट है डोवर्स पाउडर यूज एज अ डायफेरोटिक कंटेन, ठीक है। डोवर्स पाउडर जिसका हम लोग यूज़ कब करते हैं, पेन रिलीफ की तरह किया जाता है, पेन से रिलीफ के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ ये क्या होती है, ये पसीना लाने वाली दवाई में भी ये आती है, ठीक है। पाउडर मेनली क्या करेंगे, ये स्वेट को इंक्रीज कर देते हैं, ओके। तो ये क्या है, डायफेरोटिक का मतलब क्या होता है, स्वेट को इंक्रीज करना। तो डोवर्स पाउडर बनाया किसे जाता है, तो ओ फॉर आपको क्या याद रखना, इस ओ से आपको ओपियम याद रख लेना है, और इपिकाक और ओपियम का यूज़ करके डोवर्स पाउडर बनाया जाता है, ठीक है। और दोनों क्या है आपके, इपिकाक और ओपियम, ये आपके एल्कोलाइड कंटेनिंग ड्रग होते हैं, पेन रिलीफ के लिए इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कार्मिनिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम कोकिनियल इंसेक्ट इज विच टाइप ऑफ डाई। कार्मिनिक एसिड जिसको हम लोग यूज़ करते हैं किसकी तरीके से, ठीक है, कार्मिनिक एसिड का यूज़ किया जाता है एज अ डाई, ठीक है, डाई बनाने में यूज़ किया जाता है, जो कि इंसेक्ट से ऑब्टेन होता है, कोकिनियल इंसेक्ट से ऑब्टेन होता है। ये क्या है, ग्लाइकोसाइड के अंदर ये आते हैं, ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ये इंसेक्ट होता है, ठीक है। तो अब ग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन आपने देखा होगा, एंथ्राक्विनोन होता है, ठीक है, इंडोल, जैसे कि इंडोल तो एल्कोलाइड होते हैं, आइसोक्विनोलिन भी इंडोल आपका एल्कोलाइड होता है, क्विनोलिन है, यहाँ पर दिया गया है एंथ्राक्विनोन, ठीक है। इससे आपको अब पता चल गया होगा कि एंथ्राक्विनोन ही क्या होता है, जैसे एंथ्राक्विनोन में आपके सेन्ना भी आ जाते हैं, ठीक है, एलो भी आ जाता है, तो साथ ही साथ ये एंथ्राक्विनोन जो कोकिनियल है, और कौन से टाइप का, सी टाइप के जो होते हैं क्या आपके एंथ्राक्विनोन, ठीक है, सी टाइप ग्लाइकोसाइड में आते हैं क्या, कोकिनियल,
ओके इंसेक्ट है जिनको डाई की तरह यूज करते हैं, कार्बनिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। ओके चलिए नेक्स्ट चलेंगे, बायोकेमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन चलिए सॉल्व कर लेते हैं। है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट यूज्ड फॉर नीन हाइड्रीन टेस्ट। नीन हाइड्रीन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड्स है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए नीन हाइड्रीन को किया जाता है अमीनो एसिड में। ठीक है, तो अब इनके लिए क्या रिएजेंट हम यूज करेंगे, दिया गया है आपको यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली आंसर पे चलिए चलते हैं। 2,2 डाईहाइड्रोक्सी इंडेन 1,3 डायोन। ठीक है, 2,2 डाईहाइड्रोक्सी इंडेन 1,3 डायोन को यूज किया जाता है किसके लिए, नीन हाइड्रीन टेस्ट के लिए करते हैं। ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड जिसको हम कह सकते हैं अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, साथ ही साथ पेप्टाइड बॉन्ड के लिए करेंगे जो कि क्या है आपका नीन हाइड्रीन टेस्ट यहाँ पर किया जाता है अल्फा अमीनो एसिड के आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, हेलर टेस्ट में आप देख सकते हैं एल्ब्यूमिन इन बायोलॉजिकल फ्लूइड के लिए किया जाएगा। सेंगर टेस्ट किसके लिए किया जाएगा, अमीनो एसिड के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाएगा, जिसका रिएजेंट है 1,4,2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये होता है सेंगर रिएजेंट। मॉलिस्ट टेस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 10% अल्फा नेफ्थॉल और इथेनॉल को यूज करते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है, रेड पर्पल कलर ये शो करेगा। नेक्स्ट है आपका अ फैटी एसिड नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी एंड हैज टू बी सप्लाइड इन डाइट। ठीक है, अब ऐसा कौन सा फैटी एसिड है जिसे हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी तो हमें बाहर से डाइट से लेना होगा। ठीक है, तो ये कौन कौन से फैटी एसिड हैं जिसे हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे, इट मीन्स ये क्या हो जाता है, एसेंशियल लिपिड हो जाएंगे। ठीक है, फैटी एसिड एसेंशियल फैटी एसिड ये कहलाएंगे जिसे हम सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे, हमें बाहर से लेना होगा डाइट के रूप में। दिया गया है लॉरिक एसिड, लिनोलिक एसिड, ओलिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड। तो जो लिनोलिक आपको कैसे याद रखना है, चलिए जितने भी एसेंशियल जो फैटी एसिड है उनको याद करने का एक सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बतला दूं जो कि क्या है, ऑल। ठीक है, क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर, ऑल आपको लिखना है। तो यहाँ पर एराचिडोनिक एसिड, एराचिडोनिक एसिड याद रखिएगा, एल से लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। तो लिनोलेनिक एसिड और लिनोलिक एसिड और क्या दिया गया, एराचिडोनिक एसिड। ये तीन क्या है, हमारे एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं जिसे हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती और हमें बाहर से डाइट में लेना पड़ता है। उसके बाद सारे क्या होते हैं आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को देख सकते हैं। ओके, और एसेंशियल मैंने आपको बतला दिया जिसे हम क्या कहेंगे, पूफास भी कहते हैं, पॉलिश अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये होंगे। ठीक है, एराचिडोनिक एसिड, लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड ये होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे आपके कंप्लीट क्वेश्चंस जितने भी हमने फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी और बायोकेमिस्ट्री एचईपी के यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा मॉडल पेपर नंबर 5 और उसमें हम बात करेंगे हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की, कि क्या क्वेश्चंस अपन से पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर जनरली, भाई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कैसे होते हैं, जैसे अपन सब लोग हैं वैसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है तो वो कैसे होते हैं। देखो हेट्रोसाइक्लिक है, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ओनली कार्बन, भैया नहीं, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में आ जाएंगे ये लोग। तो साइक्लिक कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट वन एटम अदर देन द कार्बन इज अ रिंग मेंबर, ये हो सकता है। कंपाउंड हैविंग लॉन्ग कार्बन चेन, ये तो कोई बात ही नहीं है, तो किसी में भी हो सकती है। ब्रांच, ये भी किसी में हो सकती है, तो एलिफेटिक में भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी एकदम अपना परफेक्ट आंसर है। देखो जैसे दिख रहा है आपको, ये हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रो बीच में ये ऑक्सीजन भाई आ गए हमारे, ये नाइट्रोजन आ गए, ये ट्राईसाइक्लिक है, टेट्रासाइक्लिक है। ठीक है, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो है इसको अपन बोलेंगे ये फ्यूरॉन है हमारा, क्या है, फ्यूरॉन है। ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है, ये थायोफीन है। तो ये सभी हमारे क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। अगर नाइट्रोजन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है और सल्फर आ जाता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। इस क्वेश्चन का आंसर दें आप लोग। यहाँ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरियाइड्स डेरिवेटिव, यूरियाइड्स डेरिवेटिव कौन से होते हैं। यूरियाइड्स के डेरिवेटिव आपसे पूछे गए हैं, यूरियाइड्स के डेरिवेटिव का आपको आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूरियाइड्स डेरिवेटिव। ठीक है, यूरियाइड डेरिवेटिव अपन से पूछा गया है। तो यूरियाइड डेरिवेटिव उसमें देखा जाए तो यहाँ पे हमारे कार्बोमॉल होते हैं, कार्बोमॉल इज द यूरियाइड डेरिवेटिव, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बोमॉल क्या होते हैं, हमारे यूरियाइड्स डेरिवेटिव होते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम बारबोचुरेट्स को भी बोले तो बारबोचुरेट्स जो होते हैं हमारे साइक्लिक यूरियाइड्स होते हैं। ठीक है, बारबोचुरेट्स तो ऑप्शन में था नहीं हमारे,
तो ये देखो नॉन बार्बिट्रेट्स तो है ही हमारे, ये एल्डिहाइड में पैरालाइड है, ये एसिड ड्रग्स है, अल्कोहल है, क्लोरोहाइड्रेट है, डाइक्लोरो हो गया, फिनाजोन हो गया, ठीक है। यूरियाइड्स में कार्बामोल आता है, मिसलेनियस में फिनासामाइड, प्रिमिडोन, कार्बामाजापिन, डाइजिपाम, ठीक है, परोमेथाडोन, तो ये हो सकते हैं हमारे। तो यहाँ पे यूरियाइड्स पूछा था और साइक्लिक यूरियाइड्स तो हमारे बार्बिट्रेट्स होते हैं, जो यहाँ नहीं लिखे बट वो साइक्लिक यूरियाइड्स होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलामाइन का, भाई पूछ लिया इन्होंने, कैलामाइन का नाम बताओ। तो कैलामाइन का लोशन आता है यार, पिंक से कलर का हमको दिखता है, ठीक है। तो इसमें जिंक ऑक्साइड तो रहने ही रहे, साथ में आयरन रहता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा हमारा, जिंक ऑक्साइड और आयरन रहता है, ठीक है। इसमें जिंक ऑक्साइड विद फेरिक ऑक्साइड ये रहता है हमारा, ठीक है। ये ऑर्डरलेस होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका लगभग अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। प्रोटेक्टिव होता है, माइल्ड, ठीक है। ट्रीटमेंट आप इचिनेस में भी यूज करते हैं इसको, एस्टेंजेंट होता है, प्रोटेक्टिव होता है, लोशन, ऑइंटमेंट और क्रीम के फॉर्म में हमारे लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर, ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना, सीधा सीधा आपको आगे से कैलकुलेट कर देना है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, सीधा सीधा इसमें 4 आएंगे, यहाँ से करोगे, ठीक है। तो ये हमारे 4 इसमें क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। All non-zero digits are considered significant. Zero appears anywhere between 2. उसको leading zero are not significant, ठीक है। लीडिंग जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, टैलेंट जीरो को हम मानेंगे। तो इसमें अगर आप देखोगे सिग्निफिकेंट फिगर में, तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में, ये दिख रहा है पीछे की जीरो की तो वैल्यू है भाई। आज मैं कहता हूँ मेरे पास 1000 रुपए है, आगे कितने भी जीरो लगा लो इसकी कोई थोड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लीडिंग जीरो नहीं, टैलेंट अगर अच्छी बल्लेबाजी कर गया तो अच्छी बात रहती है, टेलिंग वाला ध्यान रखना, इसमें 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बोलास मेथड द सॉल्यूशन, ठीक है, फिल्ड विद ब्यूरेट। तो बोलास मेथड्स में क्या रहता है, सिल्वर नाइट्रेट को ही यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट रहता है हमारा, इसमें हम इसको यूज करते हैं बोलार मेथड्स में। तो बोलार मेथड समझो आप, मोहर्स मेथड पर इसके पहले देखा था। बोलार मेथड जो होती है इसमें कलर कंपाउंड होता है, एंड पॉइंट पर फॉर्मेशन सिल्वर आयन इसमें टाइट्रेट करते हैं थायोसाइनेट आयन के साथ। वो हमारा क्लोराइड और ब्रोमाइड के लिए था भाई, ये थायोसाइनेट के लिए होता है, ये थायोसाइनेट आयन के लिए हम करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें AgNO3 स्टैंडर्ड हम उसमें भी यूज करते थे, इसमें भी यूज करते थे। आयरन साल्ट इसमें हम ऐसा इंडिकेटर यूज करते हैं, रेडिश कलर का प्रेसिपिटेट इसमें फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस ESIC फार्मासिस्ट मैराथन सीरीज। जी हाँ, ये हमारा होने जा रहा है 5th नंबर मॉडल पेपर, जिसमें पहले के क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे, होप सो उसे आप सभी ने अच्छे तरीके से कवर किए रहे होंगे, और आगे भी फर्दर हमें इसे लेते हुए चलना है। इस सीरीज में यहाँ से स्टार्ट होगा आपका फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन, DSB हम देखेंगे, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस देखेंगे, एंड एट लास्ट नॉन फार्मा स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें क्या देखना है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन देख लिया जाए। द कंटेनर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द product from contamination and as well as from loss of content ड्यूरिंग यूज आर कॉल्ड। ठीक है, ये फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग से क्वेश्चन आ रहा है। अगर ऐसा कोई कंटेनर है जिससे किसी तरीके का कंटामिनेशन ना हो हमारे प्रोडक्ट को, और उसमें से जो कंटेंट है वो बाहर ना पहुंचे या उसमें किसी तरीके का लॉस ना हो, इसके लिए हम जिस तरीके का पैकेजिंग करते हैं, जिस तरीके का कंटेनर यूज करते हैं, इसे किस तरीके के कंटेनर के नाम से जानेंगे। चलिए, वेल क्लोज्ड कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर, लाइट रेजिस्टेंस एंड मल्टीपल डोज कंटेनर। चलिए, बहुत ही इजी है। अगर आप ध्यान देंगे, ऐसा कंटेनर यूज कर रहे हैं जो कंटामिनेशन से बचा रहा है एंड एज वेल एज फ्रॉम द लॉस से बचा रहा है। ये आ जाएगा आपका वेल क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, प्रॉपर तरीके से क्लोज है, अच्छे तरीके से क्लोज है, इस कारण से कंटामिनेशन का चांसेस बहुत ही कम है, प्रोडक्ट लॉस का चांसेस बहुत ही कम है। आपके एयर टाइट, लाइट रेजिस्टेंस और मल्टीपल डोज को समझिए। एयर टाइट मतलब ऐसे कंटेनर जहां एयर या मॉइस्चर एंटर ना कर सके, तो यहाँ पर हम बेसिकली डेलिक्यूशेंट यूज़ करते हैं इन्हें प्रिपेयर करने के लिए। इनका जब भी हम डेलिक्यूशेंट रख रहे हैं, ये इनके जब इन्हें हम करते हैं यहाँ पर पैक करेंगे, तब इनके लिए हमें स्पेशल टाइप ऑफ एयर टाइट कंटेनर चाहिए, क्योंकि डेलिक्यूशन का नेचर क्या होता है। अगर सॉल्ट की बात करें, नॉर्मल सॉल्ट की बात करें, तो उसका नेचर क्या होता है, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके लिक्विफाई हो जाता है, ये वाटर मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड से लिक्विड में चला जाता है। तो ऐसे कंटेनर्स के लिए हमें क्या चाहिए, या ऐसे प्रोडक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, एयर टाइट कंटेनर।
लाइट रेजिस्टेंस की बात करें तो लाइट से बचाने के लिए हम यहाँ पर एम्बर्ड ग्लास कंटेनर यूज़ करते हैं। आप सभी ने देखा होगा ब्लैक कलर का, या सिंपली से हम समझ सकते हैं ब्राउन कलर का जो आपका कंटेनर रहता है, ये हो जाएगा लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर। ब्लैक कलर का होता है या वाइट भी रहता है, ऐसे कंटेनर जो ट्रांसपेरेंट ना हो। आगे बढ़ते हैं मल्टीपल डोज कंटेनर, जिसमें एक से अधिक डोज के यहाँ पर मेडिसिन रहेंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सप्लीमेंट ऑफ आईपी, ठीक है, आईपी 1955 वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर, किस ईयर में इंडियन फार्माकोपिया 1955 इसका सप्लीमेंट पब्लिश हुआ था? 58, 1959, 1960 या 1961? तो चलिए 55 में ये क्या हुआ था, सबसे पहले पब्लिश हुआ था, और इसका सप्लीमेंट कब आया था? तो 1960 में आया था। आगे देख लेंगे यहाँ पर इस साइड सभी आपके इंडियन फार्माकोपिया के एडिशन हैं। लेटेस्ट एडिशन की बात करते हैं, लेटेस्ट अगर इनके रिलीज़ की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 9th एडिशन जो 2022 में रिलीज़ किया गया है। टोटल कंटेनिंग 4 वॉल्यूम्स यहाँ पर रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इंडियन फार्माकोपिया भी देख लेना है आपको। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड प्रिपरेशन इज अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन एंड नॉट इन द कैविटीज, ठीक है, इनमें से सभी ऐसे हैं जो एक्सटर्नली अप्लाई किए जाते हैं और ये सभी कैविटी में अप्लाई करते हैं, बट एक्सेप्शनल केस आपको निकालना है। ईयर ड्रॉप कहाँ यूज़ करते हैं भैया? ईयर कैविटी में, ठीक है। एनिमास ये रेक्टल कैविटी में यूज़ किया जाता है। कोलॉइडन की बात करें, कोलॉइडल को एक्सटर्नल यूज़ किया जाता है, स्किन पर यूज़ किया जाता है, बट इन्हें कैविटी में यूज़ नहीं करके अगर हमारी स्किन में किसी तरीके का स्वेलिंग हुआ है तब इनका यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर निकल गया आपका यहाँ पर कोलिडॉन्स। डोसेस की बात करें, ये भी आपके कैविटीज़ में ही यूज़ कर रहे हैं। तो क्लियर आंसर हो गया आपका यहाँ पर कोलेडॉन्स। कहाँ पर यूज़ करते हैं? एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ स्किन में क्या हुआ है? स्वेलिंग हुआ है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम कोलेडॉन्स का यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है। केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी, 3 तरीके के आपके इनकॉम्पेटिबिलिटी होते हैं, केमिकल, फिजिकल एंड थेराप्यूटिकल, ठीक है। केमिकल मतलब जब हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, जब हम किसी 2 एजेंट को मिलाकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस समय अगर इसके केमिकल स्टेज में किसी तरीके का चेंजेस आएगा, इसे केमिकल हम केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलेंगे। अगर फिजिकल में आ रहा है तो फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी, और अगर थेराप्यूटिक्स मतलब क्या होगा? अगर इनका एक्शन कम हो जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? थेरेप्यूटिकली ये इसमें इनकॉम्पेटिबिलिटी आ गया है, थेरेप्यूटिकली ये क्या हो रहे हैं? इनका वैल्यू कम हो रहा है, थेरेप्यूटिक रेस्पॉन्स इनका कम देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिएगा, केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी, एसिड बेस हाइड्रोलाइसिस, डिकम्पोजिशन, रिडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये सभी क्या हो रहे हैं? एक हिसाब के आपके केमिकल चेंजेस हैं। तो करेक्ट आंसर निकल जाएगा यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस सिंपली आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान लगाना है। चलिए आगे देखते हैं। कैप्सूल से क्वेश्चन है। विच मशीन कैन बी यूज्ड फॉर फिलिंग पाउडर, पेलेट्स, ग्रेन्यूल्स एंड टैबलेट इन अ कैप्सूल सेल, ठीक है। अगर हम किसी कैप्सूल सेल में पाउडर, पेलेट या ग्रेन्यूल्स या हम टैबलेट को फिल करना चाह रहे हैं तो इनमें से किस मशीन का यूज़ करेंगे? फार्मेटिक, पेरीजनासी या मैकोफर। चलिए क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार जो हमारे एंटा एसिड वाले कैप्सूल रहते हैं, इसमें आपने देखा होगा मार्केट से लेकर कभी इसे इस तरीके से सेक करके देखिए, ये साउंड देता है। साउंड क्यों देता है भैया? क्योंकि अंदर में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स रहते हैं। बेसिकली कैप्सूल में क्या रहेगा? अंदर की ओर पाउडर रहता है, एपीआई रहता है आपका, लेकिन इसमें क्या रहता है? छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स रहते हैं। तो ऐसे ग्रेन्यूल्स, टैबलेट्स, पाउडर्स, पिलेट्स, इन्हें अगर हम ऐड करें तो इसके लिए सबसे प्रेफरेबल आपका मशीन हो जाएगा जनासी, जिसका वर्किंग कैपेसिटी बात करते हैं तो 30,000 टू 1,50,000 कैप्सूल पर मिनट। पर मिनट ये क्या कर रहा है? इतने कैप्सूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। सॉरी, पर आवर्स रहेगा, ठीक है। पर आवर्स में 30,000 टू 1,50,000 का ये कैप्सूल का फॉर्मेशन कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डोज फॉर द 12 ईयर चाइल्ड ओल्ड चाइल्ड इफ द एडल्ट डोज इज 800, ठीक है। अगर किसी एडल्ट डोज का एडल्ट एज का किसी एडल्ट पर्सन का डोज 800 है तो यहाँ 12 ईयर वाले चाइल्ड के लिए हमें डोज निकालना है।
कहाँ से निकालेंगे, आपके डिलिंग्स फार्मूला से निकालेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर डिवाइडेड बाय 12 प्लस एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। चलिए यहाँ पर लगाते जाइए, एज क्या है यहाँ पर 12 प्लस 12 और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका एज और इंटू कर दीजिए, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 800 से। चलिए क्या निकलेगा आपका यहाँ पर 24, ये हो जाएगा 400 mg। क्लियर है? सिंपल आपको एक फॉर्मूला याद करना है, एज इन ईयर डिवाइडेड बाय 12 प्लस एज इन ईयर एंड मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। एक फॉर्मूला से आपका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑयल सीड कैन बी रिड्यूस्ड इन साइज यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग मिल। ठीक है, अगर हमारे ऑयल सीड्स हैं, जैसे आपने देखा है ग्राउंडनट्स हो रहे हैं, सनफ्लावर सीड हो रहा है जिसमें से ऑयल निकलता है, अगर हम इसे नॉर्मल दूसरे तरीके से अगर हम इम्पैक्ट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से हमारा ऑयल जो नुकसान हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऐसे मिल पर इसे रिड्यूस करना है, साइज रिडक्शन करना है जिससे कि हमारे ऑयल का नुकसान हमें ना हो। बाल मिल, फ्लूइडाइज्ड एनर्जी मिल, हैमर मिल या रोलर मिल। तो चलिए करेक्ट आंसर क्या निकलेगा यहाँ पर आपका, बाल मिल करेंगे यहाँ पर भी इम्पैक्ट होगा, आ रहा है यहाँ पर। फ्लूइडाइज्ड एनर्जी मिल की बात करें, यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम आएगा। हैमर मिल नहीं कर सकते इम्पैक्ट, अभी मैंने आपको बताया इम्पैक्ट करेंगे ऑयल का लॉस हो जाएगा। रोलर मिल, जी हाँ, रोलर मिल पर अगर हम करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एट्रिशन होता है, दो रोलर्स के बीच जब इसे पास करते हैं तो यहाँ से जो हमारा ऑयल है वो भी ऑयल बाहर निकल जाएगा और हमारे सीड का यहाँ से साइज भी रिड्यूस हो जाएगा, नुकसान यहाँ पर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। सीरम, प्लाज्मा एंड हॉर्मोन्स आर ड्राइड इन विच ड्रायर, किस ड्रायर के द्वारा सीरम, प्लाज्मा या हॉर्मोन्स इसे ड्राई करते हैं। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, रोलर ड्रायर, स्प्रे ड्रायर एंड द फ्रीज ड्रायर। क्या आ जाएगा यहाँ पर, सीरम से आपको याद रखना है एस फॉर सीरम एंड एस फॉर स्प्रे ड्रायर। ठीक है, सिंपली ये जितने आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स रहते हैं मेनली इनके लिए स्प्रे ड्रायर आएगा। ये भी आपको देख लेना है। स्प्रे ड्रायर का यूज़ कब करते हैं, थर्मोलेबाइल, मतलब ऐसे अगर कोई एजेंट हैं जो हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, इन्हें ड्राई करने के लिए स्प्रे ड्रायर का यूज़ करेंगे। हाइग्रोस्कोपिक नेचर वालों के लिए करेंगे और जो केमिकल डिकम्पोजिशन जिनमें होता है इनके लिए हम क्या करते हैं, स्प्रे ड्रायर का यूज़ करते हैं। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप 2 ग्लास, टाइप 2 ग्लास बताइएगा। बोरोसिलिकेट ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास एंड ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा, बोरोसिलिकेट आपका टाइप 1 होता है, सोडा लाइम ग्लास आपका टाइप 3 होता है, सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास ये आपका टाइप 2 होता है, और एक और टाइप रहेगा टाइप 4 जिसे क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस या नॉन पेरेंटल टाइप ऑफ ग्लास। ठीक है, ये 4 ग्लास यहाँ आपको ध्यान रखना है, इसके जनरल यूज़ याद रखना है और टेस्ट लिमिट्स को इम्पॉर्टेंट देना है, क्वेश्चन निकलता है यहाँ से। आगे देखते हैं। आइसोटोनिक व्हीकल यूज्ड टू प्रिपेयर ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक व्हीकल मतलब क्या समझते हैं, जो हमारे ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन का आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करने का काम करता है। बेंजलकोनियम क्लोराइड, पॉलीसॉर्बेट 20, डाइऑक्टाइल सोडियम एंड 1% बोरिक एसिड। चलिए क्या होगा, बोरिक एसिड ये काम क्या काम करता है भैया, आपके आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करने का काम करता है। कितना परसेंट लेंगे, 1.9% बोरिक एसिड जब भी हम ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन बनाएंगे, हमारे आइस के लिए जब भी प्रिपरेशन बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द मिक्सिंग ऑफ थाइमॉल एंड मैंथॉल द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी ऑकर्स। ठीक है, अगर हम थाइमॉल और मैंथॉल अगर इन्हें ऐड कर रहे हैं, अगर इन्हें हम मिक्स कर रहे हैं किसी मोटर पिस्टल में, तो किस तरीके का इनकम्पेटिबिलिटी मिलेगा, केमिकल, थेराप्यूटिकल, फिजिकल या टॉलरेंस इनकम्पेटिबिलिटी। चलिए क्या बताया था मैंने आपको, अगर इसके केमिकल स्टेज में चेंज हो रहा है तो केमिकल, थेरेपिटिक अगर उसका रेस्पॉन्स कम हो रहा है, फिजिकल अगर उसके फिजिकल अपीयरेंस में किसी तरीके का चेंजेस देखने को मिलता है। तो अगर हम थाइमॉल की बात करें, अगर हम मैंथॉल की बात करें तो इनमें लिक्विफिकेशन होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी थाइमॉल और मैंथॉल अगर इन्हें ऐड करें तो ये दोनों ही आपस में क्या हैं, थाइमॉल भी आपका सॉलिड है, मैंथॉल भी आपका सॉलिड है, बट जब इन्हें आप मिक्स करने जाएंगे मोटर पिस्टल में तो लिक्विफिकेशन मेथड के कारण, लिक्विफिकेशन फिनोमिनॉन के कारण इनका जो प्रोडक्ट
प्रोडक्ट है वो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड बन रहा है इट मीन्स क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड क्या हुआ, आपका फिजिकल स्टेज चेंज हो गया। इस कारण से क्या बोलेंगे इसे, फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्लियर है, फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी यहाँ पर निकल कर आ जाएगा आपके लिए। आगे देखते हैं, द फिनोमिनॉन इन विच अ सब्सटेंस एक्सिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। अगर कोई हमारा सब्सटेंस है वो एक से ज़्यादा, एक से अधिक स्टेज में अगर, या एक से अधिक फॉर्म में अगर हमें देखने को मिलता है, इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म, क्रिस्टलिनिटी, एनिसोट्रॉपिक, या और इसके बाद आ जाएगा हमारा पॉली क्रिस्टलिनिटी या पॉली क्रिस्टलिनिटी। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल्स आ रहे हैं, क्रिस्टलाइन आ रहा है और पॉलीमॉर्फिज्म। तो चलिए यहीं पर आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। मॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म किसे आप डिनोट करेंगे, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स साइज, शेप, अपीयरेंस, इसे हम पढ़ते हैं। और पॉली इट मीन्स बहुत। ठीक है, पॉली कब यूज़ करते हैं, जब हम वैरायटी के लिए यूज़ कर रहे हैं। मोर देन वन अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका पॉली, और यहाँ मॉर्फ आ रहा है यहाँ आपका पॉलीमॉर्फ्स, तो क्या हो जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है। चलिए डीएसबीएम से क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है, विच टेक्निक ऑफ सेल प्रमोशन इज अ वेरी एक्सपेंसिव मेथड एंड यूज ओनली बाय बिग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या हो रहा है, वेरी बिग, या जहाँ पर हमें हाई अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें यहाँ पर हाई एक्सपेंस उठाना पड़ रहा है। फ्री सैंपल, ट्रेडिंग सैंपल, ट्रेडिंग स्टैम्प, कूपन एंड प्राइज कॉन्टेस्ट। तो चलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें अधिक पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, हम यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के लिए ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये कब होगा, जब हम फ्री सैंपल दे रहे हैं। क्यों भैया, क्योंकि हमने किसी भी प्रोडक्ट को हमने बनाया, भले ही वो 2 रुपये का प्रोडक्ट है, 2 रुपये हमें अगर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगा है तो 2 रुपये भी हमारा गया, और इसे हम क्या कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को दे रहे हैं, तो 2 रुपये के नुकसान में गए हम। यही होना है यहाँ पर, एक्सपेंस यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। ट्रेडिंग स्टैम्प, यहाँ किसी तरीके का एक्सपेंस नहीं है। कूपन क्या है, हमने किसी भी चीज़ के लिए कूपन निकाला, हमने 100 कूपन निकाला, उसमें से कोई एक ही ऐसा कूपन होगा जो हमारे काम का रहेगा, तो 100 में से 99 कूपन तो हमने बेच लिया। इसमें जो हमें बेनिफिट मिला है, इसके कंपैरिजन में ये हमारे लिए जो यहाँ हमारा खर्च हो रहा है, ये कोई मैटर नहीं करता। प्राइज कॉन्टेस्ट की बात करें तो प्राइज कॉन्टेस्ट के लिए तो हम सबसे पहले वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस मान कर चलिए, यहाँ पर 200 लोगों ने रजिस्टर करवाया, और पर पर्सन यहाँ पर अगर 1 रुपये भी होता है तो 200 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें प्राइस तो किसी एक को ही देना है, हमने किसी एक को प्राइस दिया, मानकर चले हमने 50 रुपये का प्राइस दे दिया, 150 रुपये के बेनिफिट में है अपन, लेकिन फ्री सैंपल में हमें किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव, और ऐसे ही कंपनी उठाएंगी जिनके पास अच्छा खासा पैसा है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीमियम ऑफर। प्रीमियम ऑफर में इनमें से कौन सा नहीं है, वाइट पैक प्रीमियम, ए रीयूजेबल प्रीमियम और रीयूजेबल कंटेनर, एंड फ्री इन द मेल प्रीमियम। और इसके बाद बात करते हैं फेयर एंड एक्सिबिशन। ठीक है, तो क्या आ रहा है, प्रीमियम की बात करते हैं, यहाँ आपके प्रीमियम आ रहे हैं, कंटेनर्स में भी रीयूजेबल की बात कर रहे हैं, एंड ये भी आपके प्रीमियम में आ जाएंगे। बट फेयर एंड एक्सिबिशन ये प्रीमियम में नहीं रहेगा। ठीक है, एक्सेप्शनल केस आपको निकालना है, ध्यान रखते हुए चलना है। इन पार्ट्स ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट दैट आर डिजाइंड टू कैच पीपल्स अटेंशन इज। ठीक है, अगर हम किसी एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं तो इस एडवर्टाइजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होना चाहिए, जो पेशेंट, जो हमारे कस्टमर का अटेंशन अपनी ओर गेन कर सके। चलिए ऑप्शन देखते हैं, हेडिंग, थीम, पिक्चर एंड आर्ग्यूमेंट्स। चलिए तो अब एक चीज़ ये बताइए कि हम किसी भी शॉप या कहीं पर भी हम जाते हैं, या हम इंस्टाग्राम में, किसी भी सोशल मीडिया में किसी तरीके का भी अगर हम ऐड देखते हैं, और मान कर चलते हैं जैसे दिवाली ऑफर चल रहा है, ठीक है, हम गए रिलायंस ट्रेंड्स, वहाँ पर हमने देखा कि दिवाली ऑफर लगा है, तो इनके द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट, जो पोस्टर, जो फ्लायर बनाया जाएगा, उस फ्लायर में सबसे बड़ा आपको क्या देखने को मिलेगा,
दिवाली ऑफर, आपने गौर किया होगा दिवाली ऑफर करके सबसे बड़ा लिखा रहेगा, या तो सेल लिखा रहेगा, या तो लिखा रहेगा 50% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ। ये क्यों लिख रहे हैं? यही मेन हेडिंग है हमारा। हम क्या दे रहे हैं? दिवाली ऑफर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सेल दे रहे हैं। कितना सेल दे रहे हैं? मुझे 50% ऑफ दे रहे हैं। तो ये हमारा मेन हेडिंग, ये जितना हाईलाइटेड होगा ये हमारे कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। भले ही नीचे की चीज़ें छोटी रहें, कोई दिक्कत नहीं है, हेडिंग में तुरंत दिखना चाहिए कि सेल अप टू 50%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की बात करें, द रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर में टर्मिनेट ऑफ प्रेगनेंसी इफ इट डज नॉट एक्सीड, किस कंडीशन में हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं? कोई आपका RMP ही इसे कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको नॉट एक्सीड मतलब कितना आपका मैक्सिमम लिमिट होना चाहिए बताइएगा। 8 वीक्स और एक्सीड 8 वीक बट नॉट एक्सीड देन 17 वीक्स। चलिए, मतलब 8 से लेकर 17 हफ्ते तक है। 9 वीक्स और एक्सीड 9 वीक्स बट नॉट देन 16 वीक्स, मतलब 9 से लेकर 16 हफ्ते। 12 वीक्स से लेकर यहाँ पर आपके 20 वीक्स आ रहे हैं, और 10 to 17 वीक्स। चलिए यहाँ पर बताइए किस कंडीशन में हम यहाँ पर कर सकते हैं? तो मैक्सिमम आपका होना चाहिए 12 वीक्स, या अगर किसी केस में बढ़ भी जा रहा है तो सबसे लास्ट मैक्सिमम स्टेज 20, इसके आगे टर्मिनेशन कर पाना इम्पॉसिबल है। अगर करते हैं तो मदर का यहाँ से डेथ होने का चांसेस है, लाइफ थ्रेटनिंग ये हो सकता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। स्टैंडर्ड टू बी कंपाइल्ड अंडर DNC एक्ट 1940 फॉर ड्रग इंपोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड, स्टॉक्ड एंड एक्सिबिटेड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन आर कवर्ड अंडर विच शेड्यूल, किस शेड्यूल के अंतर्गत हमारा किसी भी ड्रग का इंपोर्ट, किसी भी ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी ड्रग को स्टोर करना यानी उसका स्टॉकिंग, और उसके एक्सिबिशन फॉर द सेल यानी उसका सेल और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस शेड्यूल के अंतर्गत हमारा आ रहा है? शेड्यूल M के अंदर, शेड्यूल सेकेंड, फर्स्ट शेड्यूल एंड शेड्यूल L के अंदर। तो चलिए टोटल हम बात करते हैं शेड्यूल टू एक्ट की बात करें तो टोटल आपके 2 शेड्यूल हैं। पहला हो जाएगा शेड्यूल 1 यानी फर्स्ट शेड्यूल, और दूसरा हो जाएगा सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हम बुक नेम को कवर करते हैं, और सेकंड में आपका ये सभी ड्रग का इंपोर्ट आ जाएगा, ड्रग का मैन्युफैक्चर आ जाएगा, सेल आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्लियर है? शेड्यूल टू द एक्ट, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, फर्स्ट में नेम ऑफ द बुक अंडर द आयुर्वेदिक, सिद्ध एंड यूनानी, ये सभी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्यूट ओरल टॉक्सिसिटी बाय फिक्स्ड डोज प्रोसीजर इज डिस्क्राइब्ड इन द, कहाँ पर डिस्क्राइब हो रहा है? कौन सी OECD गाइडलाइन इसे डिस्क्राइब करती है? OECD गाइडलाइन 402, 420, 423 एंड 425। तो चलिए एक्यूट ओरल टॉक्सिसिटी ध्यान रखना है, 420 गाइडलाइंस के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, आपको इससे भी एक बार गो थ्रू जरूर से होकर चलना है, क्वेश्चन निकल सकता है यहाँ से भी। आगे देखते हैं। द कंसेंट गिवन बाय प्रेग्नेंट वुमेन शैल बी प्लेस्ड इन अ सील्ड एनवेलप्ड एंड मार्क एज, ठीक है, जो भी कंसेंट हमारे फीमेल के द्वारा दिया गया है, हमारे कन्विक्ट के द्वारा दिया गया है, इसे हम प्रॉपर तरीके से एक एनवेलप में सील करके रखेंगे, और इसे किस नेम से जानेंगे? नेम ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, नेम ऑफ द हॉस्पिटल, सीक्रेट एंड नेम ऑफ द हॉस्पिटल ओनर। तो चलिए ये कहाँ पर आ रहा है? जब MTP की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी कंडीशन से, किसी अनवांटेड कंडीशन से अगर प्रेगनेंसी हो चुका है और वो वुमेन आई है कि उसे टर्मिनेट करवाना है, टर्मिनेशन के लिए उसने अपना डिटेल दिया, और इस डिटेल को सीक्रेट रखा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, इसे हमेशा सीक्रेट रखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से फार्मा कंप्लीट होता है, जनरल अवेयरनेस स्टार्ट करेंगे, नॉन फार्मा पोर्शन। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जल जीवन मिशन वाज अनाउंस्ड ऑन द इंडिपेंडेंस डे ऑफ विच ईयर, किस साल के हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन जल जीवन मिशन को अनाउंस किया गया? 14, 16, 19 एंड 21।
तो चलिए कौन सा मिशन है? जल जीवन मिशन, मतलब हर घर यहाँ ड्रिंकिंग वाटर पहुँचा सके टैप नल के द्वारा, ये इनका मेन मोटो है। कब हुआ था? तो 2029 में, ठीक है, ये 2029 में सबसे पहला इसे रिलीज किया गया था। आगे देखते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द पीएम मित्र स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, किसके द्वारा पीएम मित्र ये स्कीम निकाला गया? किसके अंतर्गत है? तो ये हो जाएगा आपका टेक्सटाइल। और इसमें काम क्या है कि इंडिया में मेगा प्रोजेक्ट चलाया जाए, इंडिया में मेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बनाया जाए, ताकि इंडिया का ट्रेड बढ़ सके और ऑटोमेटिकली इंडिया का जीडीपी बढ़े, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट AWE इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस एजेंसी? किस एजेंसी की ये पार्ट है? नासा, ईसा, इसरो एंड जैक्सा। चलिए क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? नासा ने सबसे पहले इसे लॉन्च किया, इस मिशन को, इस इक्विपमेंट को, इस ऑपरेशन को सबसे पहले इन्होंने किया, जिससे अर्थ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन हम मेजर कर सकें। किसी भी तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई एटमॉस्फेरिक चेंजेस आता है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली साइंटिस्ट हैव इंजीनियर्ड ई कोलाई बैक्टीरिया टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विच मटेरियल? ठीक है, अभी हाल ही में क्या बताया इन्होंने, साइंटिस्ट ने ई कोलाई बैक्टीरिया से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया। और ये किससे बना रहे हैं, किस चीज़ से एनर्जी बना रहे हैं हमारे ई कोलाई बैक्टीरिया? वेस्ट वाटर, सैंड पेपर, एयर एंड सी वाटर। तो चलिए क्या होगा ये करेक्ट आंसर आपके लिए? आपका ई कोलाई क्या होता है? एस्चेरिचिया कोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, और ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर हम बात करें तो हमारे ह्यूमन बॉडी में ड्यूडेनम में प्रेजेंट रहता है, और ड्यूडेनम में क्या करता है, फूड या ऐसे हमारे जूस रहते हैं जो डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं, ये इन्हें प्रमोट करता है और हमारे बॉडी को डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। क्या करता है ये? वेस्ट प्रोडक्ट से, मेनली वेस्ट वाटर से, इन्हें जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन्हें डिकम्पोज करके यहाँ से ये अपने लिए एनर्जी बनाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर हम हाई क्वांटिटी पर ई कोलाई बैक्टीरिया लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इन विच सिटी ब्रैकिस वाटर एक्वा कल्चर इज लोकेटेड इन इंडिया? ठीक है, किस सिटी में ब्रैकिस वाटर मतलब क्या समझते हैं? नेचुरली ऑक्यूरिंग वाटर विच कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट एज यूजुअली। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बात करूं, चिल्का झील आपने देखा होगा, चिल्का लेक आपने देखा होगा, ये उड़ीसा में प्रेजेंट है। यहाँ पर ये जो झील है इसका पानी बहुत ही ज़्यादा खारा है, ये पानी बहुत ज़्यादा सलाइन है, क्योंकि यहाँ पर नमक का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और ये नेचुरली ऑकर्ड है, पहले से ही प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, किसी तरीके का आर्टिफिशियल नहीं है। तो इंडिया में कहाँ पर ये एक्वा कल्चर बना हुआ है? चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई या पुणे? चलिए चेन्नई में है, ये ध्यान रखना है, चेन्नई में बना हुआ है, और इसी से क्या कर रहे हैं, अबाउट 30 किलोमीटर साउथ ऑफ चेन्नई, इस पूरे एरिया को ये क्या करता है, कवर अप करता है। आगे देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज लोकेटेड इन? कहाँ पर है भैया? लुधियाना, नागपुर, इंदौर या जयपुर? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की बात करते हैं, जयपुर में प्रेजेंट है। चलिए जयपुर राजस्थान में, इन शॉर्ट बात करें NIAM। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम सिक्योर्ड द गोल्ड मेडल इन द T20 कंपटीशन एट द एशियन गेम्स 2023 इन चाइना अगेंस्ट विच टीम? किस टीम के अगेंस्ट इंडिया ने गोल्ड मेडल हासिल किया T20 कंपटीशन इन द एशियन गेम्स में? कौन सी टीम थी? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड श्रीलंका। चलिए सिर्फ क्रिकेट देखिए ही नहीं, समझिए भी, स्पोर्ट्स का नॉलेज भी रखते चलिए। कहाँ पर हुआ था भैया? चाइना में हुआ था। हमारी कॉम्पिटिटिव टीम कौन सी थी? अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं, श्रीलंका नहीं, अफगानिस्तान लगाना है आपको। गोल्ड मेडल मिला था, इंडिया यहाँ पर एशियन गेम्स में इन्होंने टॉप किया था।
आगे देखते हैं, हु हैज़ एड्रेस्ड द इंडिया श्रीलंका बिजनेस समिट, ठीक है, इंडिया श्रीलंका बिजनेस समिट नवंबर 2023 किन्होंने किया था? पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह एंड एस जयशंकर। चलिए, ये कुछ ऐसे फेमस नेम्स हैं जो इंडियन मिनिस्ट्री को संभालते हैं। बताइएगा, इंडिया श्रीलंका बिजनेस समिट किसके द्वारा लॉन्च किया या किसके द्वारा एड्रेस किया गया? तो ये हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। जी हाँ, इंडिया की पहली फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ठीक है, सॉरी, फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर आपकी निर्मला सीतारमन। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, चिरमिरी हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। अच्छा, चिरमिरी हिल स्टेशन ये किस राज्य में उपस्थित है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। कहाँ पर है भैया? तो ये हो जाएगा आपका कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन द छत्तीसगढ़ में है, और बहुत ही खूबसूरत जगह है, पूरी तरीके से हिल में बना हुआ है। हसदेव नदी यहाँ पर है, हसदेव रिवर है, जो आगे बढ़कर एक यहीं पर चिरमिरी से कुछ दूर में लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी में एक वाटरफॉल का फॉर्मेशन करता है, जो बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए, ये हो जाएगा आपका अमृत धारा वाटरफॉल। कहाँ पर प्रेजेंट है? तो ये हो जाएगा हसदेव रिवर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, द गोविंद बल्लाह पेंट सागर रिजर्वायर इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, किस रिवर में है? ऑप्शंस है गरहर रिवर, बेतवा, रिहांद एंड कोसी। कहाँ पर प्रेजेंट है? ये होगा आपका करेक्ट आंसर रिहांद, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना है, रिजर्वायर से भी क्वेश्चन बनकर निकलते हैं आपके। डैम आ गए कहाँ से? अगर हीराकुद डैम की बात करते हैं, कौन से रिवर में प्रेजेंट है? ये हो जाएगा आपका महानदी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर लेकर चलना है, क्वेश्चन यहाँ पर भी ऐसे आपको कोरिलेट करते हुए चलना है। चलिए, विद दिस थैंक यू ऑल विद दिस पोर्शन, एंड अगला पोर्शन यहाँ पर आपको अभिषेक सर कंटिन्यू करवाएंगे विद द जनरल रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लग रहा है आपको ईएसआईसी फार्मासिस्ट का मैराथन सीरीज? और यहाँ पे मॉडल पेपर लगातार आपके साथ चल रहे हैं। उसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉम द जनरल इंटेलिजेंस और मॉडल पेपर नंबर 5। आइए जरा इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। If the digit in the number 5, 7, 8, 4, 6, 2, 1, 3, 9 are arranged in ascending order, then how many digits remain in the same place? इनको अगर ascending order में किया तो कितने ऐसे नंबर है जो सेम प्लेस पे रहेंगे? कर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 4 और 9 अपने नंबर पे रहेंगे, यानी आंसर है 2 इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी है ना? अरेंज करिए और उसके बाद देखिए पुराने वाले में से कितने मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट, वंदना रिमेंबर दैट हर फादर्स बर्थडे इज बिटवीन 13 एंड 16 जून। वंदना को क्या याद आ रहा है कि 13 और 16 जून के बीच में है, यानी वो मे बी 14 हो सकता है या मे बी वो हमारा 15 हो सकता है। वेयर एज हर ब्रदर रिमेंबर दैट हर फादर बर्थडे इज बिटवीन 14th एंड 18th। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो 15th होगा, या 16th होगा, या 17th होगा। ऑन विच डे इज फादर्स बर्थडे? अब देखो कॉमन दोनों में क्या है? पहले वाले में कॉमन था 14 और 15, दूसरे वाले में क्या है? 15 है, 16 है और 17 है। तो अगर दोनों का कॉमन देखोगे तो क्या मिलेगा? 15th जून इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आप निकाल के रख दोगे, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए प्लीज इन चीजों को थोड़ा सा जरूर ध्यान दिया करो। नेक्स्ट, स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म अमित टोल्ड सुनीता दैट अलीगढ़ वॉज मोर देन 10 किलोमीटर बट लेस देन 15 किलोमीटर। क्या बोल रहे हैं कि जिस स्टेशन पे हम खड़े हैं यहां से अलीगढ़ 10 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन 15 किलोमीटर से कम है, मतलब 10 और 15 के बीच में कहीं है। सुनीता न्यू दैट इट वॉज मोर देन 12। नहीं, सुनीता कह रही नहीं, यहां से 12 से ज्यादा है, 12 से ज्यादा है, बट नॉट मोर देन 14, लेकिन 14 से कम है। अब अगर जब ये बात हो रही है तो अब कॉमन देखो, इसमें क्या है?
11 है, 12 है, 13 है, 14 है। इनके बीच में क्या, इसने क्या स्पेसिफाई कर दिया, इनके बीच में केवल कौन सा आ रहा है, 13, और दोनों में क्या आ रहा है, 13। तो हाँ जी, करेक्ट आंसर इज 13 किलोमीटर। तो जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं वहां से अलीगढ़ कितना दूर है, 13 किलोमीटर है। हमेशा ऐसा क्लियरली लिखिएगा जरूर कि कितना डिस्टेंस आ रहा है। इफ 3rd दिसंबर 1990 संडे, व्हाट डे इज 3rd जनवरी 1991? कुछ नहीं, सिंपल करो। 3rd दिसंबर को संडे है, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या उसके बाद संडे नहीं पड़ेंगे क्या? क्योंकि एक महीने की बात है, 1990 के दिसंबर से जनवरी की बात है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब देखो, 3rd को होगा, देन 10th को होगा, देन 17th को होगा, देन 24th को होगा, देन 31st को संडे होगा। अब जरा मुझे बताइएगा, उसके बाद 3rd दिसंबर पूछा गया, 31st को संडे है, 1 को मंडे, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे। आपका आंसर आ गया, 3rd जनवरी 1991 को क्या होगा, जनवरी को वेडनेसडे होगा। होगा कि नहीं होगा? सिंपल आंसर आप यहां से निकाल सकते हो। आइए, Y इज द डॉटर ऑफ X। ओके, Y कौन है? ये डॉटर है किसकी? X के भाई, X के भाई, X के भाई के बीबी, इनकी वाइफ, इनकी वाइफ के पिताजी, वाइफ्स के फादर इन लॉ। अच्छा, इनके फादर इन लॉ, यानी बी के फादर हो गए, और एक्स के भी तो फादर हो गए ना, ठीक है? तो y इज x। अब बताइए y x के क्या है? हा, सिंपल आप बता सकते हो, क्या बोला गया? y इज द डॉटर ऑफ x के भाई के बीबी के फादर इन लॉ की बेटी है, यानी इनकी बेटी है y। अब बताओ, x और y का क्या रिलेशन? दोनों भाई बहन हुए कि नहीं? हां जी, दोनों भाई बहन हो गए, क्योंकि आपको यहां पे थोड़ा सा घुमाया गया है और इसमें यह फाइंड आउट किया गया है कि x के भाई के वाइफ की फादर इन लॉ की बेटी है, तो वहां सिस्टर आ जाएगा। जी हां, बिल्कुल आ जाएगा। हाउ इज माई फादर्स ब्रदर्स ओनली सिबलिंग मदर्स रिलेटेड टू मी? जरा ध्यान देना, क्या है? हाउ इज माई फादर्स, ये मैं हूं, ये मेरे फादर, फादर के ब्रदर, फादर ब्रदर, ब्रदर्स ओनली सिबलिंग। अब इनके सिबलिंग एक ही भाई बहन, यही दो भाई है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सिबलिंग्स मदर, अब इनकी मदर, इनकी मदर रिलेटेड टू मी। अब ये मेरे पिताजी थे और ये इनकी मदर है, तो ये मेरी क्या हो गई? ग्रैंड मदर हुई क्या? हां जी, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि मेरे पापा के भाई और ओनली सिबलिंग, कहानी क्या है? ओनली सिबलिंग, तो वही दो लोग होंगे और तो कोई है ही नहीं है। और उनके मदर मेरी क्या हुई? दादी जी हुई, बिल्कुल हुई। माई फादर्स ओनली ब्रदर्स वाइफ्स ओनली डॉटर्स पैटर्नल अंकल इज माई मदर्स। अब बड़ा कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं, सुनो जरा क्या कहा जा रहा है। ये मैं हूं, मेरे फादर, मेरे फादर्स ओनली ब्रदर्स वाइफ, उनका ओनली ब्रदर, उनकी वाइफ, उनकी वाइफ, वाइफ्स ओनली डॉटर्स, इनकी ओनली डॉटर, ये दोनों मियां बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो इसलिए डबल लाइन आएगी, इनकी डॉटर, ठीक है? डॉटर, इनकी डॉटर। आगे क्या है? डॉटर्स पैटर्नल अंकल, अब इनके पैटर्नल अंकल यानी मेरे पिताजी। ओके, पैटर्नल अंकल इज माई मदर्स। अब बताइए, इनके पैटर्नल अंकल यानी मेरे फादर हो गए, बन गए ना, और मेरे फादर मेरे मदर के क्या होंगे? ऑब्वियसली हस्बैंड हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? जी हां, मतलब सिंपल है, एक एक लाइन को लिखते चले जाओ, बहुत इजी होता है ब्लड रिलेशन। बस आपको वहां पे वर्ड का खेल खेलना है और वहीं से आंसर देना है। जरा देखो इधर, इफ दिस सिंबल डिनोमिनेट माइनस, दिस सिंबल डिनोमिनेट माइनस, ओके, एंड दिस सिंबल डिनोमिनेट प्लस 31 प्लस 81, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाइड, डिवाइड कहीं है नहीं, एंड डॉलर मीन्स डिवाइड, डॉलर मीन्स डिवाइड, देन
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, अब जरा इक्वेशन आपके पास बन गई, जरा निकालो। क्या बॉड मास फार्मूला देख के चलना, पहले क्या डिवीजन करोगे तो 9 9 81, 31 प्लस 9 माइनस 7, अब ऐड कर दीजिएगा 40 माइनस 7 33, लीजिए सिंपल आंसर, कुछ नहीं करना था, 33 आंसर आया। क्या बोर्ड मास का फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, पहले डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन देन सब्सट्रैक्शन, और कहानी वहीं से खत्म होगी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द क्वेश्चन डेल्टा मीन्स इज ग्रेटर देन, यानी ए इज ग्रेटर देन बी, परसेंट मीन्स इज लेसर देन, ओके, इक्वल मीन्स इज नॉट इक्वल टू, प्लस मीन्स इज लिटिल मोर देन, प्लस मीन्स बी इज लिटिल मोर देन सी, ओके। अब आप बताइए इसमें से कौन सा सही है, ए इज मोर देन सी, नहीं, इक्वल तो डायरेक्ट तो नहीं हो जाएगा, प्लस में हमारा क्या है लिटिल मोर देन, नहीं ये सही है, सी हमारा प्लस में आएगा लिटिल मोर देन, प्लस में हमने क्या देखा है इज लेसर मींस, है ना, प्लस मींस इज लेसर, सी इज लेसर देन ए, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमने क्या बोला, सी हमारा ए से कम है, दैट वाई सी इज लेसर देन ए, सी इज लेसर देन ए। इफ प्लस मीन्स डिवाइड, चलो आ जाओ, 12 प्लस मीन्स डिवाइड, एंड डिवाइड मीन्स माइनस, एंड माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई मीन्स प्लस। अब ये इक्वेशन बताओ जरा, सबसे पहले मैंने आपसे बोला है क्या करना होता है, पहले डिवीजन, तो यहां पे 2, अभी माइनस मत कर लेना नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा, अब ये बना, अब उसके बाद मल्टीप्लीकेशन 2 माइनस 8 प्लस 3, अब एडिशन, ये प्लस है ये प्लस है, तो यहां पे कितना आ जाएगा 5 माइनस 8, आंसर कितना आएगा -3। थोड़ी सी गलती आपको आंसर से भटका सकती है, इसलिए ध्यान से पहले डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन देन सब्सट्रैक्शन पे जाना, वरना अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे तो आंसर पूरा का पूरा बदल जाएगा। अक्षत वॉक 30 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, सबसे पहले डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अक्षत यहां से चले 30 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, चल गए, बढ़िया। टू का राइट टर्न, यहां पे जाने के बाद इन्होंने क्या लिया, राइट टर्न ले लिया, चलो राइट टर्न कर दो भैया, अच्छी बात है, राइट टर्न एंड वॉक 40 मीटर इधर चले गए, गुड, 40 मीटर, देन ये टू का लेफ्ट, अब यहां पे जाने के बाद इन्होंने लेफ्ट लिया, ये आ गया लेफ्ट पे, बढ़िया, लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर, फिर गए 30 मीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टेट पॉइंट, अब बताओ जो स्टेट पॉइंट से किस डायरेक्शन पे है, तो ये अगर आप देखोगे तो इस डायरेक्शन में, यानी ईस्ट और साउथ बीच में, यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे है, कहां है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है कि नहीं है, बिल्कुल साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब उसको निकाल सकते हैं, डिस्टेंस यहां पे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो कर्व फॉर्म में आ रहा है, तो डिस्टेंस एग्जैक्टली नहीं आएगा। ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी, क्या है, ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी, मान लीजिए ये बी है, इनके साउथ वेस्ट में ए है 40 मीटर, बढ़िया, एंड सी इज 40 मीटर साउथ ईस्ट, अच्छा सी 40 मीटर पे ही साउथ ईस्ट पे है, ये मेरा क्या हो गया ईस्ट, ये वेस्ट बन गया, ओके, ये मेरा क्या हो जाएगा नॉर्थ, ये मेरा हो जाएगा साउथ। अब बताओ देन सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए, सी ए के किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है क्या, हां जी, बी ए सी, सी के बारे में पूछा गया, ए के डायरेक्शन में चले जाएंगे। The diagram shows the survey on sample of 500 person with the reference to the number of male, female and children, अच्छा एक सर्वे किया गया, मेल फीमेल और चिल्ड्रन के बारे में बताया गया। अब बताइए इसमें से 90 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 90 कहां है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 90 है 90, और ये क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल और चिल्ड्रन, दो सर्कल में आ रहा है, फीमेल में नहीं आ रहा है, तो 90 ऐसे हैं जो मेल है और चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन है और मेल है, यही तो मेरा आंसर है ना। 130 पूछा जाता तो वो हमारा फीमेल मेल चिल्ड्रन सब आता, 70 पूछा जाता तो फीमेल चिल्ड्रन,
80 पूछा जाता तो फीमेल मेल, तो ये कॉमन वेन डायग्राम से रिलेटेड रिलेशन जरूर निकालने की कोशिश करेंगे। Which one of the following Venn diagram correctly illustrate the relationship among the classes carrot, food, vegetable? देखो फूड के अंदर वेजिटेबल, वेजिटेबल के अंदर कैरेट, हाँ जी ए लाइन आ जाए, ए वेन डायग्राम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। खाया है ना भाई, फूड है, फूड में वेजिटेबल है और वेजिटेबल में कैरेट है, जी हाँ ये आंसर है। Which one of the following Venn diagram correctly illustrate the relationship among the boys, student, athletes? Some boys are athlete, some boys are student, some student are athlete. तीनों मिलते जुलते रहेंगे, ए आंसर पे चलोगे क्योंकि यहां सब मिक्सअप है। अब यहां पे देखो, अगर आप एथलीट अलग कर दिए, बॉयज और स्टूडेंट, क्या बॉयज एथलीट नहीं होंगे? क्या ऑब्वियसली होंगे, तो वो भी क्रॉस करेंगे, इसलिए हमने बोला क्या, बॉयज स्टूडेंट एथलीट। सम बॉयज आर स्टूडेंट, सम बॉयज आर एथलीट, सम स्टूडेंट आर एथलीट, तो यहां पे हमारा इसलिए आएगा। Which of the following alternative resembles the water image of the given figure? Water image इसकी देखो क्या है, पलट दो, ये प्लेन वाला नीचे और ये वाला ऊपर चला जाएगा, लेकिन अब ये जो फ्लो कर रहा था ये डाउनवर्ड फ्लो करेगा ना, ऐसे जाएगा ना, तो डाउनवर्ड फ्लो करेगा। रुको 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 रुको, ये तो ऊपर ही रह गया ना, ये तो होगा ही नहीं, ब्लैंक तो नहीं हो जाएगा, ये बन रहा है, हाँ ये नहीं होगा, सी आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपका यहां पे देखो क्या हो रहा है कि जब आप इमेज में देखोगे तो वो नीचे दिखने लग जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा ना, इसलिए हमारा सी आंसर आ जाएगा प्लेन डायग्राम पे। सेलेक्ट द लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इफ कैट इज कोडेड एज द 3120, मैट विल बी कोडेड एज सी का नंबर 3, ए का नंबर 1, टी का नंबर 20। बढ़िया, अब आप खुद ही बता दो एम का नंबर कितना होता है। याद है ना, मैंने आपको कई फॉर्मूले पढ़ाए हैं, जिसमें से एक आप याद रखो, इजोटी। यहां पे देखते हो क्या, 5, 10, 15, ओ का नंबर है 15, के एल एम एन ओ, तो एम कितना आ जाएगा 13, तो 13, 1 और टी हमारा आता है 20। लो 13, 1, 20 कहीं है क्या? ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पूछा गया है। If the word earth is be written as the QPMZS in coded form, then how can be written as the heart? Okay, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। EARTH QPMZS, आपसे क्या पूछा गया? HEART। H क्या है? S है। E क्या है? Q है। A क्या है? ए क्या है? P है। R क्या है? M है। T क्या है? Z है। SQPMZ। हाँ जी, डी आंसर आ गया, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि इसमें खाली उधर का कोड को निकाल के इधर कोड डाल देना था, बस इतना करना था। In the following question, select the number which can be placed at the question mark sign. बताइए कौन सा क्वेश्चन मार्क साइन पे आएगा? 3, 6, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, ये तो नहीं आएगा। फिर क्या बन रहा है? हाँ ठीक है, एक बन रहा है 3 into 3 minus 1, जैसे 8 into 8 minus 1, जैसे 10 into 10 minus 1, 2 into 2 minus 1, और 1 into 1 minus 1, और क्वेश्चन मार्क यानी x into x minus 1 will be 20। जरा करके देख लो, 8, 7, 56, 10, 10 माइनस 1 गए 9, 10, 9, 90, 2, 2 में से 1 गए 1, 2, 1, 1 में से 1 गए 0, 0। अब यहां पे देखो आपसे क्या कहा गया है, x minus 1 into 20। अब आपको यहां पे क्या है, 5, 5 में से 1 गए 4, आ जाएगा, 0 तो कोई बात ही नहीं, 7, 6, 42 आ जाएगा, 3, 3 दूनी 6, नहीं, 5 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि क्या किया गया है, जो ऊपर वाला नंबर है उसी को 1 माइनस किया गया है और उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। आपके नंबर पैटर्न फाइंड आउट करना है, यही सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पैटर्न पकड़ लो। पैटर्न पकड़ लिए, आंसर आ गया। देखो, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट द पैटर्न। चलो कंप्लीट करो इसको। ये आपको कैसे मिलेगा? ये कुछ ऐसे मिलेगा, ये लाइन पूरे में जा रही है तो ऐसे मिलेगा, हाँ ऊपर से लाइन दिखती हुई जाएगी, करेक्ट। क्या ये मिलेगा? नहीं। क्या ये मिलेगा? यहां देखो बीच में लाइन नहीं है,
तो नहीं। यहां लाइन है, हाँ। यहां लाइन नहीं है तो नहीं। जी हाँ, सी आंसर आएगा 3। बिल्कुल सी आंसर आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको पूरा डायग्राम कंप्लीट करना है। बहुत ध्यान से बारीक नजर देखिएगा, क्योंकि पेपर कटिंग वाले में आपको यह समझना ज्यादा जरूरी होता है कि यार क्या फोल्ड है, कहां कट है, वो जरूर एक बार देख लिया करें। सो ये रहा आज का सेशन फ्रॉम द मॉडल पेपर नंबर 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट पे नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू ऑल। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी यूट्यूब चैनल। हमारा मैथमेटिकल का जो पोर्शन है उसको हम कवर करने वाले। इसमें अर्थमेटिक एबिलिटी क्वेश्चंस हमको आने वाले हैं और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो भाई ये जो सेक्शन है ना, अच्छा भी है और बुरा भी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा रॉन्ग करोगे तो प्रॉब्लम में आएंगे हम। हमारे जो अदर सेक्शंस हैं, जैसे आपका जनरल अवेयरनेस है, जनरल एप्टीट्यूड है, वहाँ पे हमारे मार्क्स कम होते चले जाएंगे, क्योंकि दोनों सेक्शंस में स्कोर करना अपना जरूरी है भाई, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में। तो हमको नॉन टेक्निकल को भी ध्यान रखना होगा। तो मैं कई बार बताता हूँ बेटा, मैथ्स में क्वेश्चंस होते हैं टफ, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस रहते हैं टफ, ठीक है। हमको आपको कॉमन जो कॉन्सेप्ट है उससे सॉल्व करोगे ना आप, तो हमेशा क्वेश्चंस बनेगा। क्या करना है आपको, ऑप्शंस को गलत करिए आप, ठीक है। ऑप्शन से क्वेश्चन तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, ये हो सकता है आपका, ठीक है। यहाँ से आप करेंगे तो ये चीजें आगे बढ़ सकती हैं, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 48% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 60% एंड सेकेंड नंबर, ठीक है। 48% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 60% ऑफ द सेकेंड नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है हमारा, जो भी रहता है हम इनको x मान लेते हैं, ठीक है। x एंड y कंसिडर कर लेते हैं। 48% ऑफ x एंड 60% ऑफ y, इनको आप इक्वल कर देंगे तो हमको x एंड y का रेशो यहाँ पे मिल जाएगा। वही हमारा आंसर होगा, 5:4 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा है 48% ऑफ x और 60% ऑफ y। मैंने परसेंटेज का हमेशा कहा है बेटा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 48 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स आएगा, 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू बाय आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 48x इज इक्वल टू 60 बाय हो जाएगा। तो यहाँ से x अपॉन बाय इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, 60 अपॉन 48 हो जाएगा। ये 15 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर 3/4 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनीता परचेज द बाइसिकल द कॉस्ट ऑफ Rs 3200, शी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 240 रुपीज, ठीक है, ठीक है। तो एट व्हाट प्राइस डिड शी सेल द बाइसिकल, उसको कितने में उसको बेचना चाहिए भाई साइकिल को, ये पूछ रही है। अनीता परचेज द बाइसिकल एट द कॉस्ट ऑफ Rs 3200, ठीक है। ही सोल्ड अ लॉस ऑफ द 240, एट व्हाट प्राइस डिड सी सेल द बाइसिकल, उसने कितने में उसको बेचा उसको, क्योंकि भाई 240 रुपीज का लॉस हुआ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसमें भी हमारा सीधा सीधा क्वेश्चंस रहेगा। यहाँ से आप जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। लॉस क्या होता है अपन बहुत अच्छे से जानते हैं, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। लॉस हमको 240 दिया गया है, सीपी हमको 3200 दिया गया है, सेलिंग प्राइस हमको निकालना था भाई। सीधा सीधा इजी क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन अपन से आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सीधा सीधा आपका ये क्वेश्चन, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको समझना होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है ये नेक्स्ट हमारा, इसमें लिखा है ए मर्चेंट हैज अनाउंस 25% रिबेट ऑन अ प्राइस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स एट द टाइम ऑफ सेल, इफ अ परचेसर नीड टू हैव रिबेट ऑफ 400, ठीक है, देन हाउ मेनी शर्ट ईच कॉस्टिंग 230 शुड बी परचेस, ठीक है। भाई उसको ये बोल रहा है वो 25% जो है आपको हम रिबेट देंगे, ठीक है, जितने का भी आप सामान खरीदोगे, ठीक है। 25% का रिबेट दिया जाएगा आपको, 100% पे आपका 25% का रिबेट दिया जाएगा। तो 25% जो है अपना, उसकी वैल्यू कितनी है, 400 है। तो इसका 100% कितना होगा ये पूछ रहा है वो अपन से। तो भाई 400 इज इक्वल टू क्या है, 25% है, ऐसे चल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से 1% इज इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा, 400 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 85, 5 1 जा
16 आ जाएगा। 16 आएगा आपका 1% की वैल्यू कितनी है बेटा 16 है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1600 हो जाएगी, ठीक है। 1600 वैल्यू होगी और ईच कॉस्टिंग कितना है 32 है, तो कितनी उसने परचेज की, तो अपन को 1600 डिवाइडेड बाय, ठीक है, कितना करोगे आप, तो ये हमारा आंसर आएगा यहाँ से 2 जा और ये 16 1 जा मतलब 10, तो इसमें 5 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, अभी मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है इसको, वैसे भी हो सकता था मेथड फार्मूले से, बट मैंने सीधा सीधा इसको जो हमारा कॉन्सेप्ट है उससे सॉल्व किया। देखो मेरा ये है भाई, मैथ्स के लिए भाई जब हम पढ़ते थे हमारे लिए तो भाई मैं अपना एक जनरल कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करता था। मैंने फार्मूले अभी तक याद नहीं किए कभी, ना कभी याद करने की जरूरत होती है फार्मूलों को, मैं आपको बताऊं सीधा सीधा करो। हो सकता है बेटा अपन 20 क्वेश्चंस करते हैं, 1-2 क्वेश्चंस टफ रहते हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हमको तो भाई सभी क्वेश्चंस नहीं बनते किसी भी बच्चे पर, ठीक है, लेकिन जनरल क्वेश्चंस तो गलत नहीं करना है। ये देखो राजू, ठीक है, lent Rs 400 to Ajay for 2 years and 100 to Manoj for 4 years, receive from both 60 as a collective interest, find the rate of interest and simple instant being calculated। आपको इसमें बताना है कि भाई इसने राजू ने ये बहुत 400 रुपए अजय को 2 साल के लिए दिए, ठीक है, और 100 रुपए किसको दिए भाई, मनोज को 4 साल के लिए दिए, ठीक है, और उनसे उसको 60 रुपए मिल गए, कलेक्टिव इंटरेस्ट के फॉर्म में मिले हैं भाई, दोनों का जुड़ा हुआ इंटरेस्ट है ये। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आपको और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो भाई अगर आप इसको देखें, ठीक है, ये जो है हमारा 400 है और ये हमारा 100 है, दोनों का अलग अलग है, लेकिन यहाँ कलेक्टिव इंटरेस्ट दिया, हमको ये नहीं पता किसका कितना इंटरेस्ट है। अगर हमको ये पता होता ना तो हम यहाँ से निकाल सकते। तो इसकी दो एक तरीका मेरे माइंड में ये आ रहा है कि आप एक का इंटरेस्ट अगर टोटल का 60 है, तो जैसे हम बोलते हैं भाई कि मनोज का हम मान लेते हैं कि x, ठीक है, मनोज का x हो जाएगा, तो 60 माइनस जो आएगा आपका x वो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा अजय का। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, और आप फार्मूले से अकॉर्डिंग भी जा सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से सीधा सीधा है आपका, दोनों का आपने प्लस कर दिया है इनका, ठीक है, ये जो हमारा PRT होता है डिवाइडेड बाय 100 है, इसको प्लस कर दिया अपन ने, PRT डिवाइड बाय 100 को प्लस करके रखा हुआ है, टोटल 60 आया, कलेक्टिव करके ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी तरीका सही है, ठीक है। तो यहाँ से रेट निकल जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो हमारा आंसर आ रहा है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ द ट्री इंक्रीज एवरी ईयर 1/8 टाइम्स। हर साल भैया हमारा ट्री 1/8 टाइम्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। प्रेजेंट हाइट ऑफ ट्री 64 सेंटीमीटर एंड व्हाट विल द हाइट आफ्टर 2 ईयर, ठीक है। तो देखो एवरी ईयर वो 1/8 टाइम्स क्या होता है, इंक्रीज होता है, 1/8 टाइम्स इंक्रीज होता है, समझ रहे। और प्रेजेंट जो हाइट है उसकी 64 है, तो भाई आफ्टर 2 ईयर उसकी कितनी होगी, तो 1/8 टाइम्स होता है, तो सीधा सीधा है ये 1/64 इंटू 1/8 करोगे आप सबसे पहले, तो ये 8 आ जाएगा। अब 2 ईयर के बाद वो पूछ रहे हैं कि उसकी हाइट कितनी होगी, तो 2 साल में भाई 16 सेंटीमीटर, तो ये बढ़ जाएगा, और उसकी 64 है यहाँ पर, तो इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट 16 लगाओगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ तो ऑप्शन देना चाहिए था 16 सेंटीमीटर, यहाँ आंसर आपको मिलना चाहिए था, ठीक है, तो इसको आपको 81 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सीधा सीधा है, इसमें परसेंटेज ग्रोथ है ये 12.5, 2 ईयर में कितना हो जाएगा उसका स्क्वायर कर दिया, जैसे हमारा वो रहता है ना पॉपुलेशन का इंक्रीज, वही है ये। परसेंटेज ग्रोथ हो गया अपना 1/8 इंटू 100%, 12.5% हो गया, 64 इंटू 1 प्लस 12.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया, इससे आपका 81 सेंटीमीटर कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू डिस्काउंट अ बिल ऑफ Rs 7440 ड्यू 16 मंथ हेंस, ठीक है, इज 240, फाइंड द बैंकर्स गेन। बैंकर्स गेन आपको बताना है, तो इसके लिए आपको आंसर दिया गया है हमारा 8। इस क्वेश्चन को देखें अगर हम, तो प्रेजेंट जो है अपना ये है, उसमें से डिस्काउंट कितना है 240 है, तो बचा कितना हमारा 7200, ठीक है। बैंकर्स गेन का एक फार्मूला रहता है, उसमें टोटल डिस्काउंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल प्रेजेंट वर्थ, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा 8 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा बेटा, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF दिया गया है इनका इतना है, ठीक है, HCF फाइंड करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो हाईएस्ट रहता है उसकी वैल्यू कम आती है और LCM में वैल्यू ज्यादा होती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फाइंड आउट करना है कि भाई सभी में कॉमन है ये चीज, ठीक है, तो इनको डिवाइड करके देखो, एक तरीका ये भी होता है, इनसे आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप देखेंगे 12 से 32 तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, 18 से हो सकता है, नहीं होगा,
6 को देखो ये इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हो सीधा सीधा, तो इसका आंसर होगा 12 आएगा। आपको एचसीएफ निकालने की मेथड से भी जा सकते हो, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से 132 लोगे और इसको जो बड़ा वाला उसमें करते चले जाओगे तो ये हो गया। फिर एचसीएफ आप 12 into 28 निकालोगे तो ये आ जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ 28 कितना होगा हमारा 12.12 and 5, ठीक है। सी इज द गिवन आंसर, अपना सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एचसीएफ में अपना क्या होगा, सी जो होगा आपका यहाँ पर एचसीएफ जो होगा हमारा कितना आएगा, इसमें 132 है, ठीक है। इसमें आंसर अपना 12 दिया गया है, इसको डिवाइड करके देखो 11 टाइम्स चला जाएगा इसमें, यहाँ 17 टाइम्स, ये भी सही है 19 टाइम्स, सही है। आपका 12 ही आंसर आएगा इसका, ठीक है। आप डिवाइड करके कर सकते हो, डिवाइड अगर हो रहा है सब कुछ तो वो हो जाता है आपका एचसीएफ में। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 41,000 इज डिविजिबल बाय 7? तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है बेटा, 41 को डिवाइड करना है आपको 7 से, तो 7 6 जा कितना होता है, 7 6 जा तो होता है 42, तो 7 5 जाएगा 35 रहेगा यहाँ पर 35, ठीक है। यहाँ से आप माइनस करोगे तो 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6 आ गया है अपना, अब यहाँ पे 60 ले लेंगे अपन, फिर से इससे डिवाइड करोगे आप 7 से, 56 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 4 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 5 आएगा, कितने 0 है भाई 3 है, फिर 50 आएगा तो 1 बचेगा, 49 1 बचेगा। इसका आंसर क्या होगा बेटा, 4 दे रहे हैं यहाँ पर आंसर। एक मिनट देखते हैं अपन लोग कोई गलती हुई है क्या। रिमाइंडर इस तरीके से निकाला जा रहा है रिमाइंडर, आप डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हो बेटा, इसको अपन डायरेक्ट निकालते हैं हम, इस तरीके से तो निकालोगे, सीधा सीधा निकाल सकते हो, इसको आप डिवाइड करते जाओ, 7 5 जा, यहां से लिखना था बेटा, ये मिस्टेक कर दी ना अपन लोगों ने, इसलिए आंसर चेंज हो गया। अपन ने क्या किया था 41 लिया और 0 लेते चले गए, यही तो होता है बेटा मैथ्स में गलतियां। हमने सोचा चलो 41 से निकाल देते हैं तो 4 आ गया, गलत हो गया ना। यहां से चलोगे तो हमारा 4 ही आंसर आएगा। देखो यहां से जाओगे 35 तो ये 5 आएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6 आएगा, ठीक है, ये 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बेटा 9 हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर 4 आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से करोगे जब आप 7 से इसको डिवाइड, तो इस तरीके से और आगे चले जाओगे आप, तो थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग रहेगा बट निकाल सकते हो। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। यहाँ 4 to the power 10 to the ये कर दिया 1000, फिर 4 का स्क्वायर कर दिया 500 कर दिया, फिर 16 और 500 कर दिया, ठीक है, फिर 2 to 500 कर दिया, 2 स्क्वायर कर दिया, 3 स्क्वायर 166। ये क्या होता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड्स होती है जो मैथमेटिक्स से भाई प्रैक्टिस हो जाती है, जिनको वो कर सकते हैं। अपन लोग करोगे तो गलत कर दोगे, इतना टाइम तो आपको वहां से निकाल लोगे सीधा आप डायरेक्ट, ठीक है। फ्रैक्शन 4 प्लस 4.44, ये तो सीधा आपसे प्लस करा रहा है बेटा और आपको देखना चाह रहा है आप कितना सही प्लस करके जानते हो, बस और कुछ नहीं है इसमें। इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, लिखो और ऐड कर दो प्रॉपर, ठीक है। ये आपने प्रॉपर ऐड किया बेटा तो 500 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पीड ऑफ बोट 10 किलोमीटर आवर स्टिल वाटर, स्पीड करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द स्पीड ऑफ बोट इज इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट ऑफ करंट, ठीक है, इज 40 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों का दे दिया भाई कि आपकी ये उसकी धारा की है और ये वोट की है। ए मैन कवर्ड 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, टुक द सेम रेस्ट एंड कवर्ड 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, फाइंड द पीरियड ऑफ टाइम फॉर व्हिच टुक रेस्ट इफ ही टुक 4 आवर्स टू कवर द कंप्लीट जर्नी। भाई वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, आराम भी कर रहा है, वापस भी आ गया, उसको 4 आवर्स लग रहे हैं, तो अपन को बताना है वो यहाँ कितनी देर उसने रेस्ट किया, तो मतलब इसका टाइम 4 आवर से माइनस करना है, सीधा सीधा है क्वेश्चन अपना। तो इसमें देखो आपको सबसे पहले डाउन स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ करंट रहेगा। अप स्ट्रीम क्या रहता है, स्पीड ऑफ बोट, और उसमें से अपन क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। डाउन स्ट्रीम स्पीड ये हो जाएगी, ये उसका हो जाएगा। टाइम टेकन टू कवर 12 वर्ड 2 आवर्स लगेंगे, इसमें जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 1 आवर लगेगा। आपको 3 आवर्स तो वो चला है बेटा, तो 1 आवर्स उसने आराम किया है, तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा अपना, इसमें हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which year all the companies together produce the maximum product, ठीक है। in which year all the companies together produce the maximum products, ठीक है।
तो ये जो है ना, यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, ये क्वेश्चन में कोई डाटा जो है बेसिकली वो आपका इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे इन विच ईयर ऑल द कंपनीज टुगेदर प्रोड्यूस द मैक्सिमम प्रोडक्ट, और भी डाटा इस क्वेश्चन में होगा तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, ईयर वाइज प्रोडक्शन ऑफ ऑल कंपनीज दिया है, इसमें नहीं हो पाया कि 2000 में इतना है, 1 में इतना, 2 में इतना, तो आपका फिर इसमें सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन अपना इनकम्प्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन ऑफ बी एंड सी टुगेदर इन ईयर। ठीक है, तो ये एक प्रकार से डाटा बेस्ड क्वेश्चन को लिया गया है बेटा, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। इसमें पहले यहाँ पर अपन को डाटा दिया जाता था, उसके बाद ये क्वेश्चंस अपने सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, बी और सी टुगेदर इन 2000 ईयर इज व्हाट प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑफ डी एंड बी इन अ ईयर। यहाँ पे डाटा बेस्ड क्वेश्चन थे, डाटा के अकॉर्डिंग चलना था। ये हमारा गिवन डाटा था, ये डाटा है, इसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देने थे। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन का जो 2002 था, इसका आंसर जो होगा हमारा ये 200 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए एंड डी इन 2001 टू द प्रोडक्शन ऑफ बी इन द 2003। ठीक है, ये रेशियो पूछा गया है, तो उसका रेशियो 2000 ये होगा हमारा 2:3 हो जाएगा। ये सब आपको वही डाटा हमारा फॉलो हो रहा है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपना न्यू है, वो 3 आपके लिंक्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, इफ द प्रॉफिट जनरेटेड इन सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट बाय ए इज 4.5, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ ए इन ऑल ईयर टुगेदर। ठीक है, एक साल में उसने टोटल कितने प्रोडक्ट को सेल किया है, इसका आंसर वो अपन से पूछेंगे। तो 495 लाख कितना होगा, 495 लाख होगा। देखो, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय इन द ऑल ईयर कितना है हमारा, ये टोटल 110 लाख हुआ। देयरफॉर द टोटल प्रॉफिट अर्न सेलिंग ऑल प्रोडक्ट ऑफ ए इन ऑल ईयर टुगेदर, ये हो रहेगा हमारा 495। तो इसलिए अपना ए आंसर एकदम करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ से देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है। लिंक्ड क्वेश्चन आने के तो चांसेस आपको बहुत कम है, तो इसलिए इनको आप ज्यादा माइंड ना करें क्वेश्चंस को कि सर डाटा नहीं था इसमें, ये बात नहीं है। आप इनको ना करें अटेंड, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस वहां ज्यादा होते हैं जहां मैथ्स ही मैथ्स आना है। अपन को क्या है भाई, बैलेंस है सब चीजों का। और फार्मा वालों को मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैथ्स आती है बहुत इजी, ज्यादा टफ नहीं पूछते अपन से। द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 10 स्क्वायर मीटर इफ द परपेंडिकुलर इक्वल टू द 20 सेंटीमीटर, फाइंड द बेस। ये दिया गया है उन्होंने अपन को। एरिया कितना दे दिया है बेटा, 10 दे दिया है, और इफ द परपेंडिकुलर इक्वल टू द 20 सेंटीमीटर, बेस पूछा है। तो ये तो फार्मूला होता है 1/2 हाइट इंटू बेस होता है। एरिया अपन को दे दिया गया, इसका लगाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। ठीक है, एरिया कितना दिया है बेटा, 10 दिया है। यूनिट देख लो, सब बराबर है, 1.2 इंटू 10 बेस पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 25 हो जाएगा, यहाँ से आपका ये 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, इसको कैलकुलेट करें अपन प्रॉपर पूरा, देखते हैं इसमें 1 सेंटीमीटर दे रहा है ये तो आंसर। ये देखो, ये ट्रायंगल है हमारा, इसको बनाना है। ठीक है, इट्स परपेंडिकुलर, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है पहली चीज। तो इसका एरिया अपन को कितना दे दिया है, 10 स्क्वायर मीटर दिया गया पहली चीज। और परपेंडिकुलर तो यही होगा बेटा, देखो इसमें ये परपेंडिकुलर है हमारा, इसकी 20 सेंटीमीटर है। अपन से बेस पूछ रहे हैं, बेस मतलब ये वाला पूछा गया है। ठीक है, एंगल दिया होता तो अपन tan थीटा पे जाते, अब इसमें सीधा होता है हाफ बेस इंटू हाइट चलता है फार्मूला, बेस इंटू हाइट रहता है। ठीक है, तो अब ये बताइए यहाँ पर एरिया अपना कितना है, 10 है। बेस अपन को निकालना है, वो x मान लेते अपन। हाइट कितनी है अपनी, हाइट है 20/1/2। सही है बेटा, ये 10 आएगा ना यहाँ पे। अपन लोगों ने क्या वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, 1 से 1 तो सीधा 1 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अपन लोगों ने क्या किया था, ये 5 कर दिया था, ये 10 रख दिया था मैंने। यही तो होती है बेटा एग्जाम में गलतियां। यहाँ देखो 20 दिया है, लेकिन अपन ने भाई यहाँ क्या रख दिया, 10 रख दिया। इसलिए मैंने ये करके दिखाया आपको, जिससे आप लोगों को गलती ना हो। भाई ये 10 रखोगे ना आप, तो भाई क्वेश्चन का आंसर तो गलत आएगा ही दूसरा। लेकिन वहां तो एक्चुअल में 20 है ना, तो ये 10 और 10 है, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या भाई, 1 रुपए का सिक्का 1। The side of the cube measure is 9 centimeter. What will be the diagonal of the cube? ये फार्मूला सीधा इसमें यूज होगा हमारा, 9:3 हो जाएगा। ठीक है, कि जो साइड ऑफ द क्यूब 9 है और डायगोनल ऑफ क्यूब होता है a√3 होता है, तो सीधा 9√3। ये जिसको फार्मूला याद उसको एक बार में ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ हर्ष एंड सुमित आर 40 years and 60 years respectively. How many years before the, ठीक है, अब देयर एज 3:5। ठीक है, कितने
ये बिफोर, ठीक है, उनका ईयर का रेशो 3:5 होगा। तो इसको देखते हैं अपन। इसमें देखो यहाँ पर इनका रेशो दिया गया है एक्स ईयर बिफोर, अपन मान लेते हैं एक्स ईयर, तो एक्स ईयर बिफोर है तो माइनस होगा, 40 माइनस एक्स 60 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3/5। तो यहाँ से अपन को एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10। अगर यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है, कि ये जो का बिफोर लिखा हुआ है तो माइनस होता है, आफ्टर लिखा रहता है प्लस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस रनिंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड 37 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस भी कवर बाय द बस 8 आवर। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, ये 37 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड होता है। स्पीड अपन को दे दिया, यूनिट भी सब वही है, तो डिस्टेंस जो है यहाँ पर स्पीड है इसकी 137, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय बस इन 8 आवर, टाइम भी दे दो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, देखो क्या होता है मल्टीप्लाई पे, 296 इज द राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं अपन लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन टेक्स 9 सेकंड टू क्रॉस अ पोल, भाई एक ट्रेन 9 सेकंड में एक पोल को क्रॉस कर देती है। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन 48 किलोमीटर लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो वही आपको सीधा इसमें डिस्टेंस निकालना, बस इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको भाई मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये सेकंड में दिया है, बस इतनी सी कहानी का ट्विस्ट है इसमें। तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है अपन को, तो वो आप करोगे, कैलकुलेट करोगे तो सीधा सीधा यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 120 मीटर, ठीक है, क्या आ जाएगा 120 मीटर आएगा इसके लिए आंसर। जैसे ये है 48 इंटू क्या करोगे आप, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को, तो 5/18 करेंगे अपन। ये बोलोगे सर ये 5/18 और बताओ मुझे कहाँ से आया, तो भाई ये कुछ नहीं है, किलोमीटर 1000 रहते हैं, आवर्स में 3600 होते हैं, इसको सॉल्व कर दोगे तो 5/18 ही आएगा आपका। तो 48 इंटू 5/18 करोगे, ठीक है, ये तो ये हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और ये हो जाएगा यहाँ पर 3 6 जा, तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करोगे पूरा, 48 इंटू 5/18, 2 से क्रॉस करो आप तो 24 9, ठीक है, 9 से ये नहीं होगा कंप्लीट, तो आपका 24/9 ये रहेगा, 24 इंटू 5 9, ये हमारे इसमें अपन को किसका मल्टीप्लाई करना है, ये तो रही स्पीड और टाइम हमको दिया गया है, ठीक है, 9 का, तो 9 से 9 कैंसिल, इसको ही तो करना था सीधा मल्टीप्लाई, 120 आ जाएगा, ठीक, सीधा सीधा 120 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, ये गेम ऑफ द 100 पॉइंट्स, ठीक है, एक गेम है भाई, कोई गेम चल रहा होगा, उसमें 100 पॉइंट्स है। गेम में कितने हैं भाई, 100 पॉइंट्स हैं आपकी, गेम में कितने पॉइंट है, 100 पॉइंट है आपके गेम में, ठीक है, स्कोर 100 पॉइंट्स विल बी स्कोर 60.5, देन द गेम हाउ मच पॉइंट्स कैन ए गिव टू बी, ये अपन से पूछा गया है, सीधा सीधा ए कितना, इसमें 35 पॉइंट, देखो ये टोटल हमारे कितने पॉइंट है बेटा, ए पॉइंट है, स्कोर बी का इतना है, तो ए का कितना माइनस करना है भाई, हमने बोला हमारे पास 100 रुपए थे, 65 रुपए हमने खर्च कर दिए भाई, हमारे पास कितने बचे 35, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन था, ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें करना है। और आपको ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन करोगे ना आप कभी भी मैथमेटिक्स के, तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन तक पहुंचना और क्वेश्चन से भी ऑप्शन, दो तरीके हो सकते हैं, ऑप्शंस को कैंसिल करना ये नहीं हो सकता, जरूरी नहीं हर बार फार्मूला लगाओ, परसेंटेज को हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आपको, ओके। और ये मॉडल पेपर्स हमारे सभी अटेंड करें आप सभी के लिए बहुत बहुत, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ें, प्रॉपर पढ़ें, इनको अटेंड करें और आपका एग्जाम बहुत अच्छा